बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने दिन को बड़ा बेहतरीन गुजारने के लिए प्लान भी कर चुके होंगे। और जनाब हम भी अपना हिस्सा जो है वो आपके साथ शेयर करने के लिए आ चुके हैं, आपके दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। मैं हूं उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह मेरा साथ दे रही हैं प्रोग्राम में। मैं हूं माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। जी, उज़ैर ने बहुत सारी दुआएं दे दी और मेरी तरफ से भी आपके लिए दुआएं ही दुआएं हैं। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आई होप कि आप अपना चाय और कॉफ़ी का कप लेकर अपनी सीटों पर विराजमान हो चुके होंगे और हमारा जो चैनल है वो ट्यून कर लिया होगा और हमारा शो देख रहे होंगे। तो 2 घंटे जी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। सियासत पर भी बात होगी, सेहत पर भी गुफ्तगू होगी, समाजी इशूज़ पर भी हम नज़र डालेंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहने और उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जनाब ना सिर्फ पसंद आएगा बल्कि आपके फ़ायदे के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाक अफगान कशीदगी के हवाले से। पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद अफगान तालिबान रजीम ने पसपाई इख्तियार कर ली है और 48 घंटे के सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी है, जिसे पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है। क्या ये सीज़ फायर अमन की जानिब पेशरफ समझी जा सकती है या फिर ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी ब्रेक आया है? इस पर दो टोक तज्जिया भी जनाब हम हासिल करें। जी बिल्कुल, आप अपनी चाय पिएं ताकि ये 2 टोक इजी हो जाए प्रोग्राम में। और बात करेंगे मौसम की। इस बार जी शदीद गर्मी और जो मूसलाधार बारिशों के बाद ऐसी सूरत हाल बनने लगी है कि अब बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है जो आपने दहाइयों में नहीं देखी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने पाकिस्तान में गैर मामूली जो है वो सख्त सर्दी की पेशगोई कर दी है और मौसम सरमा कितना सख्त होगा और इसकी वजूहात क्या होंगी, इस पर भी आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी मेंटल हेल्थ के हवाले से। ज़हनी सेहत क्यों अहम है, इसकी सर्विसेज क्या होती हैं, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, इस मौजू पर माहिर नफ्सियात हमारे साथ होंगे। और प्रोग्राम में जनाब आज किसी की भरपूर फरमाइश पर जनाब उसका एहतराम करते हुए उसकी ख्वाहिश का म्यूज़िक का तड़का भी लगाया जाएगा और 2 उभरते हुए नौजवान सिंगर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। जनाब सुर भी खेलेंगे और उनसे गपशप भी होगी। तो सिंगर हो, गाना ना सुना जाए, ये कैसे हो सकता है? यस ऑफ कोर्स। और बहुत ही आज का जो प्रोग्राम है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके साथ साथ जी सियासत पर भी बात होगी, सियासी उतार चढ़ाव पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है सुहेल आफरीदी, उन्होंने ओहदा संभाल लिया और ओहदा संभालते वो बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। आज वो बानी पीटीआई से मुलाकात का फैसला कर चुके हैं और इस मकसद में किस हद तक वो कामयाब होते हैं इसके हवाले से बात करेंगे। और तब्दीली के बाद ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी बेलाग तज्जिया करेंगे। और साथ ही साथ शोबिस की दुनिया पर भी नज़र डालेंगे कि कौन सा ड्रामा जो है वो इंडस्ट्री में नया चल रहा है और कौन सा हिट चल रहा है, किसका क्या स्कैंडल है। इस पर जी फिल्म और ड्रामा क्रिटिक से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, गपशप लगाएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या आजकल शोबिस की दुनिया में हो रहा है। सेहत के हवाले से भी बात होगी। मौसम की तब्दीली के बायस मैदे के मसाइल हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। खास तौर पर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आम है। इसकी वजूहात और कुदरती इलाज के बारे में माहिर तिब से जानेंगे। और आखिर में सोशल मीडिया की दुनिया की बात करेंगे, जहां पर हर लम्हा नया ट्रेंड सामने आ रहा है। इस वक्त खित्ते में कौन सी खबर टॉप पर है और कौन सा मौजू सबसे ज्यादा है, इस पर भी आपको जनाब आगाह करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और माहम से जान लेते हैं कि आज मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। बिल्कुल, और आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं के बायस सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्जाजारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो पारा है वो है 17 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आजाद कश्मीर का मौसम, जहां ज्यादातर इलाकों में ठंडी हवाओं का राज है और दर्जा हरारत में वाज़े कमी देखी जा रही है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 है और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा 23 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पूरे कश्मीर में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं मेहमान नवाजों की धरती
खैबर पख्तूनख्वा का, और आपके साथ शेयर करते हैं केपीके का मौसम, जहां बेशतर मैदानी इलाके खुश्क मौसम की लपेट में रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको, और यहाँ पर देखते हैं जी जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो है 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात हमेशा की तरह जी, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा है 21 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। और अब जिक्र कर लेते हैं लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, और आपके साथ शेयर करते हैं पंजाब का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में मौसम खुशगवार रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 30 है और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का जिक्र हो जाए जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 34 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में ठंड में इजाफे की पेशगोई की है। और अब चलते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की तरफ, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाके जो हैं वहां पर मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा जो है वो 27 है और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। और हमेशा की तरह जी आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं गंधारा तहजीब के मरकज सिंध का मौसम, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में सूरज की जो तपिश है अभी तक बरकरार है। शहर कायद कराची का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा जो है 37 है और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। देखें जी, महकमा मौसमियात ने जो है वो उस अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए जो है वो अपनी सीजनल फोरकास्ट जो है ना वो इशू की है। उसके मुताबिक हमारी जो फोरकास्ट है या आउटलुक है इन 3 महीनों में वो नॉर्मल से कम बारिशें लग रही हैं और जो दर्जा हरारत होगा वो नॉर्मल से कदरे ज़्यादा होगा इन दिसंबर तक। तो जनाब मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मुल्क के आपको बता रहे हैं कि जनाब शदीद गर्मी भी है कुछ इलाकों में और मूसलाधार बारिशें हुई। उसके बाद पाकिस्तान में इंतहाई गैर मामूली जो सर्दी है उसकी पेशगोई कर दी गई है। और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाले इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस बार सर्दियाँ शदीद और तवील होने का खदशा जाहिर किया गया है। इस साल में कई दहाइयों बाद पाकिस्तान में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियाँ बहुत शदीद होने वाली हैं और सैलाब मुतासरा ख़ानदानों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। जी बिल्कुल, और इस रिपोर्ट के मुताबिक सर्द मौसम की वजह से खरीफ की फसलों की कटाई में तूफ़ानी बारिशों से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। बालाई इलाकों में ग्लेशियर जो है वो फटने के खदशात बढ़ गए हैं और दरियाओं में पानी की कमी से आबाशी के निज़ाम पर भी असर पड़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक मामूल से ज़्यादा सर्दी जो है वो मौसमी तब्दीली लानीना की वजह से पड़ने का इम्कान है। और लानीना इस वक्त बनता है जब बुहर काहल में खत्म हो गई जी जो समंदर की सतह है वहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो गैर मामूली तौर पर कम हो जाती है। और ये जो लानीना दुनिया भर के मौसम पर जो है वो असरअंदाज होता है। और इस पर जी अमरीकी जो है वो रिपोर्ट शाया हुई है और उन्होंने बताया कि जी लानीना की वजह से अब जो है सर्दी बढ़ेगी। बिल्कुल जी, और ये बताया जा रहा है कि सितंबर 2025 में ये शुरू हुई और इसका फरवरी 2026 तक बरकरार रहने का इम्कान है, यानी लंबे प्लान के साथ आई है। और सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहले ही आपको पता है कि ग़िज़ाई किल्लत है, सेहत के मसाइल हैं, रिहायशी मुश्किलात का शिकार हैं और अब सर्दी इन मसाइल को बढ़ा सकती है। फसलों की कटाई में तातुल, डेंगू, दीगर वबाई अमराज में इजाफा और पहाड़ी इलाकों में जो ग्लेशियाई झीलें हैं उनके फटने का खतरा इस सर्दी के मौसम को मज़ीद ख़तरनाक बना सकता है। तो सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं एक्सपर्ट के साथ। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर इरफान विग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें बताइएगा लानीना वेदर मौसमी पैटर्न असल में है क्या? आप जरा आम फहम अंदाज में इसके बारे में समझाइएगा, बताइएगा।
कि ला नीना जो है ऐसी कंडीशन है समंदर की, जिसमें समंदर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, मामूल से कम हो जाए तो उसको कहते हैं ला नीना। ला नीना जो होता है ये पैसिफिक ओशन की जो है ये कंडीशंस है। पैसिफिक ओशन जो समंदर है उसमें जो है ना ये सूरत हाल पैदा हो तो उसको हम ला नीना कहते हैं। ठीक। सही। अच्छा, ये भी कहिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल पाकिस्तान को कई दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी का सामना हो सकता है, तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इस बार बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ेगी? देखिए जी, महकमा मौसमियात ने जो है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए जो है वो अपनी सीजनल फोरकास्ट जो है ना वो इशू की है। उसके मुताबिक हमारी जो फोरकास्ट है या आउटलुक है इन 3 महीनों में वो नॉर्मल से कम बारिशें लग रही हैं और जो दर्जा हरारत होगा वो नॉर्मल से कदरे ज्यादा होगा इन दिसंबर तक। तो इरफान साहब, इसकी वजह क्या है कि क्या जो सर्दी का मौसम है ये अब आगे चला गया है? अब हम देख रहे हैं कि पहले तो जो ही गर्मी खत्म होती थी, बरसात खत्म होती थी तो सर्दी जो है वो दस्तक देना शुरू कर देती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं लास्ट ईयर से कि सर्दी का सीजन जो है वो कुछ आगे चला गया, जनवरी में जाकर बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ती। देखिए जी, जिस तरह आपने कहा ना कि मौसमियाती तब्दीली, तो मौसमियाती तब्दीली ने हमारे खित्ते को भी असर किया है। जैसा आपने कहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सर्दियां हैं वो थोड़ी सारी डिले हो गई हैं। मतलब जो पहले नवंबर में आया करती थी अब वो दिसंबर में भी नहीं बल्कि वो जनवरी फरवरी में जो है ना वो होती हैं और शदीद होती है और थोड़े टाइम के लिए होती है। अब जैसे चंद सालों से हम देख रहे हैं कि दिसंबर का महीना वो इतना ज्यादा वेट नहीं होता, उसमें ज्यादा बारिशें नहीं हो रही। अच्छा इरफान साहब, ये तो हो गया कि कितना तवील रहेगा और आगे आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी देखा जा रहा है, तो किन इलाकों में ज्यादा सर्दी पड़ेगी, कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे, कहाँ कहाँ कितना टेम्परेचर जो है वो गिर सकता है? देखिए, यूजुअली जो आमतौर पे जो हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर्स जो है वो जाते हैं। अभी तो वो टेम्परेचर इतने फाल नहीं किए, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे जो शुमाली इलाका जात होंगे उसमें ज़रा सर्दी में इजाफा होने के चांसेस हैं। ताहम हमारे जो मैदानी इलाके हैं उसमें बदस्तूर आप देखेंगे कि दिन के दर्जा हरारत कदरे आपको गर्म महसूस होंगे, जबकि रात को थोड़ी सारी जो है वो फर्क होगा मोतदिल टेम्परेचर। अच्छा, तो इरफान साहब, अगर हम ख़ास तौर पर बात करें शुमाली इलाका जात की, तो वहाँ पर भी कोई इस तरह का डिले है सीज़न में या फिर बर्फ़बारी जो है वो अपने वक्त पर ही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो ग्लेशियाई झीलें हैं उनके भी फटने के इम्कानात जो हैं वो भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर मौसम की सिचुएशन क्या रहेगी? देखिए जी, अभी आगे जो सर्दियों का मौसम आएगा उसमें जो है जो वहाँ पर जो बर्फबारी की आपने बात की, बर्फबारी जो होगी जब कोई ऐसा वेदर स्पेल आएगा, कोई बारिशों वाला सिलसिला आएगा तो उसमें बर्फबारी के चांसेस होते हैं। तो अक्टूबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ऐसा जो है वो बारिश वाला स्पेल नहीं है। ताहम अक्टूबर के आखिर में एक मगरबी हवाओं का सिलसिला वो भी पाकिस्तान के शुमाल से गुजरेगा। उसके भी बहुत कम चांसेस हैं कि वो बहुत इंतहाई जो हमारे शुमाली इलाका जात होंगे वहाँ पर थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज जो है ना वो इतना ज्यादा है। अच्छा, अक्टूबर में ज्यादातर जी हमने देखा कि रवां साल ना मौसम में बहुत तब्दीली आई, बारिशें हुई तो बहुत शिद्दत की बारिशें हुई, फिर सैलाबी सूरत हाल रही और गर्मी की शिद्दत में भी हमने देखा कि बहुत इजाफा रहा। तो जिस तरह से ये पैटर्न चेंज हो रहा है और जिस तरह से ला नीना का जिक्र किया गया, ये वेदर जो है वो पैटर्न पाकिस्तान पर किस हद तक असरअंदाज होगा, कितना मुतासिर होगा, या दीगर मुल्कों में बस इसके असर देखे जाएंगे? देखिए, जो ला नीना का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारे पास नहीं होता। ये जो लार्जर एरिया है जैसे साउथ एशिया है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर मुल्क शामिल है, तो इसमें जो है असर तमाम मुल्कों पे होता है और पाकिस्तान में इस तरह डायरेक्ट नहीं है। और दूसरी ये चीज़ है कि ये ला नीना ज़रूरी नहीं है कि ला नीना आपकी जो है ना डिफरेंट इसमें रिसर्च है, डिफरेंट लोगों ने जो है ना वो रिसर्चेस की हैं, तो इसलिए इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है कि ये इससे जो है ना वो टेम्परेचर्स बहुत ड्रॉप हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अलगरज पोलर वोर्टेक्स एक चीज़ है, पोलर वोर्टेक्स जब वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है,
उससे जो यूरोप और जो अमेरिका के इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वो ड्रॉप करता है। तो इस बार ऐसी ही सूरत हाल होने वाली है कि यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, जिस तरह से आपने बात की कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खत्ते पर जो है वो असरअंदाज हो सकता है और कई ममालिक पर, तो क्या ये पैटर्न सिर्फ सर्दी पे ज़्यादा असरअंदाज होता है या गर्मियों और बारिशों के निज़ाम पर भी इसके असरात होते हैं? देखिए, ये जो इसका असर है, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई हुई है, जी। मुख्तलिफ लोगों ने ये की है। इससे बारिशों पर भी असर होता है। जब ला नीना होता है तो नॉर्मली जो रिसर्च ये कहती है तो पाकिस्तान में बारिशें कम होती हैं। सही, ठीक। सही। तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इरफान साहब ने ये बताया है, और यकीनन उस तरह से अब हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको प्लान करना होगा, क्योंकि आगे सर्दियों की जो कुछ ना शिद्दत कुछ है वहाँ पे तब्दील जो है वो करना पड़ेगा। इजाफा दिखाई दे रहा है और मुझे इसके लगता असरात भी है नजर आ इसके रहे हैं। असरात में एक चीज़ ये भी माम आप शुमार कर लें मेरी गुजारिश पे कि जी जी। ये जो जितनी भी पोइट्री है ना दिसंबर से रिलेटेड उसमें अब जनाब थोड़ी सी तरमीम कर लें। दिसंबर की जगह अब जनवरी लिख लिया जाए शायरों के कलाम में, शायरों ताकि के जो कलाम, नई जेंजी है यस, यस। या नई नस्ल है वो जनाब कनेक्ट भी तो कर पाए ना। वो लेकिन might दिसंबर be में वो possible सर्दी नहीं कि होगी अगर तो वो सर्दी- जो शायरी है वो कैसे असर कर लेकिन सकती थोड़ी है? थोड़ी अभी से महसूस होना शुरू होगी। देखिए, गले, नज़ले, जुकाम, ये असरात तो नजर आ रहे हैं। और चले ये हमें तो थोड़ी है, मैं आज आपको हमें बताता हूँ कि ज्यादा कहाँ पे आज जनाब हमें मुल्क के बोलने में शुमाली कितनी इलाके जो दिक्कत है है, ना आप देख रहे हैं सर्दी। वहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ Yes. रही है जनाब। बर्फ से ढके पहाड़ जो हैं, सूरज की किरणों में चमकती सफेद चादर और ठंडी हवाओं के झोंके, सर्दियों की आमद के साथ ही कुदरत के हसीन नज़ारे भी मजीद निखर गए हैं। वादी कागान की बात करेंगे जहां पर हालिया बर्फबारी के बाद खूबसूरती मजीद बढ़ गई है और सूरज की मध्यम रोशनी बर्फ पर गिरकर एक जादुई मंजर तख्लीक कर रही है। वहीं मुल्क भर से आए सयाह इन हसीन लम्हों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वाह वाह, जिस तरह से उज़ैर ने नक्शा खींच दिया, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं चली जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं मकसद भी यही सकता। था, मकसद भी यही था। मकसद भी यही था कि हमारी ऑडियंस को भी ऐसे बस दिल ललचाए कि बस अब हम चले जाएं, यहाँ का रुख कर लें। लेकिन चले, जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए हमने एक जी खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। हमारे जो बालाकोट में हमारे नुमाइंदे हैं मियाँ अब्दुल वहीद, उनसे जान लेते हैं जी शिमाली इलाका जात में क्या सूरत हाल है इस वक्त। बर्फबारी शुरू हो चुकी है, ये हसीन नज़ारे हमें भी दिखा दें। अगर मौसम की बात कर ली जाए तो वादी कागान, नारान, जलखड, बेसर और बाबूसर टाप के पहाड़ मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढक चुके हैं। जिस तरह मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है और सूरज की किरणें बिखर रही है और हर मंज़र जो है वो हसीन हो चुका है। तो इस सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए स्याहों ने भी खूबसूरत सियाती मकामात का रुख कर रखा है, जहाँ पर सियाह आ रहे हैं, खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मौसम सर्द होने के साथ साथ यहाँ पर फैमिली टूरिज़म का भी आगाज़ हो चुका है, जहाँ पर बाबूसर टाप, बेसर, झील ललूसर और झील सैफुल मुल्क पर स्याहों के पड़ाव है वो जारी है और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। स्याह अपने इस यादगार सफ़र को जो है कोई भंगड़े डालकर यादगार बना रहा है, तो कोई यहाँ के गर्मा गर्म खाने खाकर महसूस हो रहा है। जी, तो अब्दुल वहीद जो कि हमें मौसम की सूरत हाल बता रहे थे बालाकोट से, और बहुत ही हसीन नज़ारे, बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है मुख्तलिफ शिमाली इलाका जात में और सयाह बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं। और हमारा बस दिल ललचा रहा है और हम बता ही सकते हैं, दिखा ही सकते हैं लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। यकीनन इस तरह की कोई हम अपने स्केड्यूल में कोई तब्दीली लाएं और हम भी इन इलाकों को विजिट करें और इस तरह के मौसम को जी जाकर एंजॉय बिल्कुल करें। जी, हसीन नज़ारों को देखने का तो हक सबका ही है। देखिए पीछे बर्फबारी पड़ रही है और हमारे नुमाइंदे बालाकोट में मौजूद हैं। वादी कागान के खूबसूरत नज़ारे वो जनाब आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ सफ़ेदी बिखरी हुई है और बड़ा ही ज़बरदस्त और ठंडा वेदर है। सफ़ेदी तो हम देख सकते हैं, बर्फबारी तो हम देख सकते हैं, लेकिन वो जो महसूस करने वाली सर्दी है ना वो भी हम कर पाएंगे। वो क्या है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, पर अब क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। और पाकिस्तान और दम निकले, इधर पाकिस्तान ने दम निकाल दिया। पाकिस्तान ने यस दम निकाल दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टकराव की बात कर लेते हैं, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अफगान तालिबान रजीम और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज की जो शरंगेजी हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। काबिज अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाक फौज ने भी मौसर और भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देते हुए जी चमन और कुरम समेत मुख्तलिफ मकामात पर दुश्मन के
हमलों को नाकाम बना दिया। मुतादिद चौकियाँ, मुतादिद जितनी भी उनकी पोस्टें हैं, चेक पोस्टें हैं और टैंक्स हैं, उनको तबाह किया। और कई जो अफगान तालिबान हैं उन समेत 200 से ज़्यादा दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि पाकिस्तान ने कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें जी अफगान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के इस जवाब के बाद अफगान तालिबान रजीम पसपाई पर मजबूर हो गए हैं। शदीद नुकसान पर फिर जंग बंदी की दरख्वास्त भी कर दी। पहले तो सफ़ेद परचम लहराए जा रहे थे जब फायरिंग जारी थी दोनों तरफ से। पाकिस्तान ने भी जनाब आमादगी का इजहार कर दिया और आर्जी सीज़ फायर की अफगानिस्तान की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। गुज़श्ता शाम 6 बजे से सीज़ फायर शुरू हो गया, जो कि आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरान दोनों अतराफ से तामीरी बातचीत के जरिए मसले का मुस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिशें की जाएंगी। जी बिल्कुल। और जैसे कि कल भी हमने जिक्र किया, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के बाद अब बानी PTI ने हुकूमत को बड़ी ऑफर की है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने जी अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की है, जिसके बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि बानी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर बहुत गहरी तशवीश का इजहार किया और बानी ने अमन कायम करने की पेशकश करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पैरोल पर रिहाई दी जाती है तो वो अमन के क़याम और तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को जो है वो ख़त्म करवा सकते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं और मुज़ाकरात से इस मसले का हल निकाल सकते हैं। इसी तमाम सब सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर उस्मान शाहिद साहब से। उस्मान साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे का जो सीज़ फायर जारी है, सीज़ फायर के बाद क्या तवक्को की जा सकती है कि दोनों मुल्क किसी देरपा हल की जानिब बढ़ सकते हैं या ख़तरा अभी भी बरकरार? अगर तालिबान की रविश को देखें, उनके रवैये को देखें 2021 से लेके अब तक है, तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि तालिबान जो है डायलॉग का या डिप्लोमेसी का रूट इख्तियार करेंगे। आप इसी देख लें एस्केलेशन को, इसके लेवल को देखते हुए हम गेज कर सकते हैं कि ये बाकायदा तौर पे एक जंगी सूरत हाल थी। ये जंग बंदी बाकायदा की गई है, ये मामूली झड़प नहीं थी जो कि रूटीन का हिस्सा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने 21 चौकियां जो है वहां पे तबाह की और उसके बाद जज्बा हैर सगाली के तहत उनको हैंड ओवर कर दी हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ये पैटर्न क्या है, देयर इज ए मेथड बिहाइंड इट, मैडनेस है। ये ऑपरेशन सिंदूर की एक एक्सटेंशन के तौर पे मैं से देखता हूं कि भारत जो है जंग को आउटसोर्स कर चुका हुआ है। उसने अफगानिस्तान को एक मोर्चे के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वहाँ TTP बाकायदा तनख्वाह ले रही है, उसकी फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे। उसके अलावा बलोच इंसर्जेंट्स वहाँ के ऊपर है, नेटो का वेपन जो सोफिस्टिकेटेड असला है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ के ऊपर। तो भारत पाकिस्तान को कोवर्ट तरीके से ब्लीड करने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। आप दोनों मुल्कों का रवैया देखें और इनकी कदरें देखें, ये गैर फितरी तहाद है, ये स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं दोनों अगर माजी इनका देखा जाए। लेकिन जो चीज़ें इनको मुश्तरक बनाती हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इनका। उसके बाद देखें आप कि ये दोनों कंट्री जो है इंतहा पसंदाना सोच के ऊपर खड़े हुए हैं। दोनों असैसिनेशन क्लब के मेंबर हैं दुनिया के अंदर, दोनों जो है आलमी सफारती तन्हाई का शिकार है और दोनों पाकिस्तान दुश्मनी पे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान अब फैंग्स दिखाता है, अपने दांत दिखा रहा है। हम देख रहे हैं 2019 से चाइना ने जिस तरह चित्रोल की इनकी गैलवान वैली पे, जिस तरह पाकिस्तान ने 10 मई को किया, मैं इंडिया को ही समझता हूं कि उनकी दुर्गत बनाई है पाकिस्तान ने। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस वॉर को जो है मैनेज किया, एंगेज किया, और जो इंटरनेशनल सैटेलाइट इमेज आ रहे हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को वहां पे स्पेन पोलदक के अंदर एंगेज किया। हमने किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, जो कि हमेशा जंग के अंदर नॉर्म है जिसको पाकिस्तान अबाइड बाय करता है। 10 मई का दिन हो या 10 से 11 अक्टूबर जो है उसकी रात हो। तो मेरे ख्याल, और उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए ये थी कि वहां पे इंडियन मीडिया जिस तरीके से माउथपीस बना हुआ था अफगानिस्तान का, वो उसी तरीके से चेस्ट थंबिंग कर रहे थे, जिंगोइज्म कर रहे थे और तालिबान के स्पोक्स पर्सन बन रहे थे। ये भी आयरनी है दुनिया में कि वो इंडिया जो कि ख्वाब देख रहा था आलमी दुनिया पे चौथी बड़ी मईशत बनने के, इंटरनेशनल अरीना में बड़ा रोल प्ले करने पे, आज वो रेड कारपेट रोल आउट कर रहा है तालिबान के लिए और मुल्ला मुत्तकी को वहां पे ताजमहल दिखा रहा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रोल जो है बड़ा मुदब्बराना है और जिस तरीके से पाकिस्तान चाहता है कि वो फैंसीज को मेंट करे। अप्रैल के महीने से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने टच डाउन किया काबुल को। मई के अंदर हम देखते हैं चीन के अंदर सेफरी की मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा।
अगस्त में पाकिस्तान ने सी पैक में शमूलियत की ऑफर की और अपने नाज़मुल उमूर को हमने अपग्रेड करके वहां पे मुकम्मल सफीर का दर्जा दे दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज बीन डूइंग फैंटास्टिक जॉब। यकीनन उस्मान साहब, पाकिस्तान बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखा रहा है और हर महाज पर पाकिस्तान को कामयाबी भी नसीब हो रही है, चाहे इंडिया हो चाहे ये अफगान तालिबान रजीम हो, इनको बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हम देख रहे हैं अफगान तालिबान रजीम की पसपाई के बाद अब आर्जी सीज फायर भी हो गया है। तो क्या ये अमन की तरफ पेशरफ्त समझी जा सकती है या सिर्फ अभी वक्ती तौर पर है और इसके बाद वही सूरत हाल होगी कि इंडिया के एजेंडे पर ही ये गामजन रहेंगे और दोनों जो है अपने मकसद को। मान साहब, एक बार फिर आपकी जानिब भी आऊँगी, जैसे मैंने पहले भी सवाल रखा कि जो हम सूरत हाल देख रहे हैं और लग भी रहा है कि ये शायद वक्ती तौर पर भी हो सकता है, और अगर ऐसी सूरत हाल है तो क्या इंडिया और ये अफगान तालिबान रजीम एक पेज पर ही हैं, और अगर एक पेज पर हैं तो इनके मकासद हैं क्या बिलाखिर? डेफिनेटली इनके ये मकासद जो है देखिए पाकिस्तान को ब्लीड करना है और इंडिया की इन्वेस्टमेंट रही है वहाँ पे $3 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी थी उनकी जब अशरफ गनी और हामिद करजई की गवर्नमेंट थी और तालिबान को लेके बहुत ज्यादा इनके खदशात थे। लेकिन अभी हमने देखा है जिस तरीके से दोनों की कुर्बत हम देख रहे हैं, इंडिया वहाँ के ऊपर अपनी एम्बेसी को अपग्रेड करना चाह रहा है और उसने बॉम्बे के अंदर और हैदराबाद के अंदर भी वही तालिबान के लोग जो उन्होंने नामजद किए थे उनको लगा दिया है। और जिस तरीके से तालिबान उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की को बनाने में ताउन करें और जो आपके पेंडिंग वहाँ के ऊपर मामलात हैं उनको दोबारा से टेकअप कर लें, तो मेरे ख्याल में नज़र आता है कि तालिबान जो है लॉन्ग टर्म जो है एक स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार कर चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन वो प्रॉब्लम उनका तालिबान का ये है कि तालिबान जो है वो अभी तक जो है उसी माइंडसेट के साथ चीज़ों को मनूवर कर रहे हैं। एक तो उन्होंने डिफाई किया अपने जो आबाओ अजदाद थे, जो बुत शिकन थे, उनकी रवायात को, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने 40 साल तक 40 लाख से ज़्यादा अफगानियों को अपने दिल में घर में जगह दी और वो वहाँ पे दहशत गर्दों को जो कि पाकिस्तान मुखालिफ है उन अनासर को जगह दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हालात वाक़यात को देखें तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर डेफिनेटली अफगानिस्तान जो है वो कोशिश जरूर करेगा कि जिस तरह से इंडिया उसे गाइड करे, क्योंकि इंडिया उसका पैटर्न बन चुका है, जबकि इल्जाम हमेशा पाकिस्तान पे लगा इस हवाले से। लेकिन वहाँ तालिबान धड़ों के अंदर भी तकसीम है। कंदारी फ्रेंचाइज जो है जो कि इस वक्त लीड कर रहा है वहाँ के ऊपर, वो इंडिया की ज़्यादा कुर्बत में, और सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप जो है वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल दुनिया के साथ ओपन अप करें ख़वातीन की तालीम से मुतल्लिक। वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे वो अपनी सोच को तब्दील करे। और प्रॉब्लम यहाँ पे तालिबान की ये है कि वो खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स आ रही है उन हकीकतों को नए जाविये से देखने से भी कासर नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीन की जो है प्रेजेंस बढ़ चुकी है, एम्बेसी उनकी एक्टिव है वहाँ पे, और वो चाहते हैं BRI प्रोजेक्ट का वो मेंबर बने, क्योंकि तरक्की का रास्ता डेफिनेटली काबुल से होके जाता है। बिल्कुल, और चीन की भी यही कोशिश है कि अफगानिस्तान भी तरक्की करे, और हम भी यही चाहते हैं कि जनाब इस तरह के मामलात में उलझे बिना जो अफगानिस्तान है वो भी ग्रो करे, ताकि जो अफगान तालिबान रजीम है वो अपने लोगों की भलाई के लिए कुछ कर सके। हमारी ये ख्वाहिश और हम हमेशा किरदार भी अदा करते रहे इसमें। सही सही खालिद साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और यकीनन ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए, अभी इस पर कंट्रोल करना चाहिए। उस्मान साहब, जैसे कि हमने देखा भी कि कहीं ना कहीं इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट थी, वहाँ से अब हमने देखा इंडिया तन्हाई का शिकार हुआ। फिर अब जैसे कि खालिद साहब ने भी कहा कि उन्होंने देखा कि ये जो तालिबान रजीम है ये पाकिस्तान के लिए टेंशन क्रिएट कर रही है, तो उन्होंने गठजोड़ बना लिया। तो क्या ये स्ट्रैटेजी है इंडिया या अफगान तालिबान रजीम की कि एक ताकत बनकर उभरेंगे और दीगर लोगों का मुकाबला करेंगे, दीगर ममालिक का मुकाबला करेंगे? तो अब दीगर ममालिक को एक इत्तेहाद मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला कैसे करना होगा? चाइना जो है वो एक पेज के ऊपर है। जिस तरह से चाइना चाहता है कि यहाँ के ऊपर तालिबान और पाकिस्तान के साथ जो है रिप्रोचमा साइन करे, प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर वही है जो मैंने पहले बात की कि तालिबान जो है उससे ना सिर्फ पाकिस्तान को खतरा है, चाइना से चाइना को भी उनसे उतना ही खतरा लाहक है, क्योंकि वहाँ पे जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तालिबान के वो यहाँ के ऊपर नहीं है, जबकि चाइना ने उन्हें एविडेंस प्रोवाइड किया कि वो यहाँ से ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं हमारे खिलाफ। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को प्रॉब्लम है कि यहाँ से रिक्रूटमेंट जो है वो कर सकते हैं, वो दाइश का जो खुरासान ग्रुप है वहाँ के ऊपर, और यही जो कंसर्न्स हैं वो उन्होंने शेयर किए हैं रशिया ने। हम देखते हैं 24 सितंबर को जनरल असम्बली के अंदर करारदाद के अंदर पाकिस्तान, ईरान इवन तक जो है इस हवाले से काफ़ी कंसर्न है, और वो सारे कंट्रीज जो हैं तालिबान को जो है प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप रविश अपनी बदलें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो और महफूज सरमायाकारी हो, जिसका चीन जो है बरमला इजहार कर रहा है कि वो काबुल को जो है लूप में लेना चाहता है, क्योंकि काबुल की ना सिर्फ आलमी सफारती तन्हाई है बल्कि रीजनल लेवल के ऊपर लेजिटिमेसी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से चाइना और रशिया मिल के चाहते हैं
कि काबुल जो है वो तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजोन हो, जबकि हालात ये हैं। अगर आप देखें कि तालिबान की रविश 4 साल से इलेक्शन नहीं है, झंडा उनका एक नहीं 3-3 झंडे हैं, बाहर उनकी कम्युनिटी जो है ट्राई कलर उठाती है, वो ब्लैक कलर उठा रहे हैं, मानकर मोनार्किस्ट जो हैं वो 1964 का झंडा उठाए हुए हैं, आइन उनका नहीं, आलमी इमदाद बंद हो चुकी है, यूएस एड नहीं है, वहाँ पे आलमी पाबंदियां हैं, खुश्क साली है, सैलाब है, ज़राई अजनास बढ़ गई हैं, अफरात ज़र 50% चला गया है, बैंकिंग निज़ाम मुअत्तल हो चुका है, उनका ज़र मुबादला के ज़हायर डिप्लीट हो चुके हैं, उनके पास गुर्बत है, अस्करियत पसंदी है उनके हवाले से, फिर आपस की जो चपकलिश है, और सबसे बड़ी बात इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। तालिबान इंडिया से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्हें चाहिए वहाँ के जो फैक्शंस हैं जो बिल्कुल उस्मान साहब आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। सर मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है पाक अफगान बॉर्डर पर और जो 48 घंटे का सीज फायर है, आपको क्या लगता है कि इस दौरान जो मुज़ाकरात होंगे, जो कोई कोशिश होगी, ये किस हद तक कामयाब हो सकती है? क्योंकि देखें अगर भारत ने आउटसोर्स कर दी है अपनी जंग अब अफगानिस्तान के हाथों, तो मुज़ाकरात हो सकते हैं या सूरत हाल और बिगड़ती हुई आपको नजर आ रही है? जी बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपका माम आपने इनवाइट किया। देखिए उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि हमने अपना जो अनफोल्ड कैपेबिलिटी कर दी है, हिंदुस्तान को मई में कर दी थी, उनको कोई शक अफगानिस्तान को रह गया था तो हमने उनको भी कर दिया है। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उज़ैर, एक होती है आपकी कैपेबिलिटी या सलाहियत और एक होती है आपका हौसला या हिम्मत। हमने दोनों हिंदुस्तान को भी मई में दिखा दी थी और अब अफगानिस्तान को भी दिखा दी। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हमारी अफगानिस्तान के कन्फ्रंटेशन के कोई डिज़ाइन में नहीं है, हम बाई चॉइस नहीं करते। हम किसी स्टेज पर ये नहीं चाहते कि हम 2 फ्रंट महाज खोलें, एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन या खुशी इस वक्त हिंदुस्तान को हो रही है कि उसने हमें पॉजिटिवली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिवली हमें इंगेज कर लिया ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और जिसको कहते हैं ना कि पेमेंट करके और किराए पर करके हमारी ईस्टर्न जो बैकयार्ड हमारा डोर है वहाँ उसको प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है। तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। आपका सवाल ये था कि ये लास्टिंग होनी चाहिए कि नहीं, मेरा ख्याल है जैसे मैंने किया कि हमने क्योंकि अपनी कीमत पहुंचा दी है कि हम ये कीमत लेना जानते हैं उन शोहदा के जनाजों का जो हम इतने सालों से उठाते आ रहे हैं। अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब उनको ये कैपेबिलिटी चली गई है और उनको ये महसूस हो गया है कि पाकिस्तान की हिम्मत और रिजॉल्व दोनों है, तो उम्मीद है कि अब उनको सबक हासिल हो गया होगा। और वैसे भी हमने मिलिटरीली भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं, जो इनके नियर बाय हाइड आउट्स थे, जो इनकी वेंचरीज थी, जो ये डेवलप करते थे, जहाँ पे टेररिज्म जहाँ पे लॉन्च करते थे, उन पोस्टों को नॉकआउट कर दिया गया है। अब उस रियलिज्म आ जाना चाहिए, और खासतौर पर सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है इन तालिबान पर, और चीन के साथ बहुत अच्छे तालिबान ताल्लुक है। उनको बीच में डाल के इसको ऑन द पॉजिटिव नोट विद अपर हैंड, जिसको कहते हैं कि हम इस वक्त एडवांटेजेस पोजीशन में, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इसको क्लोज करना चाहिए, और वहीं देखना चाहिए जहां हमें देखते रहना चाहिए, जो आपने खुद कहा कि ईस्टर्न साइड पर ही हमारी ऑब्लिगेशन वही है, और इंशाल्लाह ताला उसके हम काबिल भी हैं, और उम्मीद रखता हूं कि ये परमानेंट में कन्वर्ट होना चाहिए सीज फायर। खालिद साहब, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता है तो इस खत्ते पर खासतौर पर चीन का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से उस्मान साहब भी बात कर रहे थे, चीन, ईरान और वस्ती एशियाई जो ममालिक हैं, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं ओवरऑल? देखिए उज़ैर, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हम किसी स्टेज पर, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा, कि हम सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक ही रहना चाहते हैं बाय डिज़ाइन। ये जो आप स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, जो उनकी क्लोज कोलैबोरेशन है, हिंदुस्तान ने हर चीज़ पर अपना यू टर्न लिया है अपने बिगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए। हिंदुस्तान ने ये सबक कहीं से सीखा है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है जी। तो वो ये कर रहे हैं। यही वो वजीर खारजा हैं, और जो कुछ अरसा पहले तक इनको सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, यही वो हिंदुस्तान है जो कहता था कि हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हुआ है, हम तालिबान से बदला लेंगे। इनका एक दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट वहाँ मारा गया, उन्होंने कहा हम बदला लेंगे। इनकी एम्बेसी पर धमाका हुआ, इन्होंने कहा हम बदला लेंगे। इन्होंने कहा कि खवातीन के हुकूक के खिलाफ जो तालिबान करते हैं हम इसको नफरत से देखते हैं, ये इन्होंने ही कहा था। इन्होंने कहा था ड्रग सारी सोर्स जो है अफगानिस्तान है। अब आप देखिए, जो ही उनको लगा कि ये पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, तो उन्होंने फौरन उसको इनवाइट किया, इनवाइट करके 9 दिन का ट्रिप करवाया, ताजमहल दिखाया। फिर आई एम श्योर जो कुछ ऑफर हुआ उसकी तो एक बड़ी लिस्ट हो जाएगी जब ये कभी डिस्क्लोज होगा, लेकिन सब कुछ ऑफर किया, उसको इनकरेज किया कि तुम इधर से खोलो। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हमने वन टाइम करना था, इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। देखिए, एक चीज उज़ैर क्लियर होनी चाहिए, जब हिंदुस्तान मई के सामने आया हमारे मई में, तो हमने कन्फ्रंट किया, वापस चले गए, वो भी अपने वापस रेड अलर्ट पर चले गए, हम भी चले गए। लेकिन ये जो टेररिज्म होता है, ये इसमें रेड अलर्ट नहीं होती, ये ऑनगोइंग वॉर होती है, और स्पेशली अगर फंडेड हो।
और ज़रा बहुत ज़्यादा फंडेड हो पैसों के हिसाब से तो ज़्यादा इसको चैलेंजिंग होता है कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि ये टेररिस्ट जो होते हैं वो अपने हाइडआउट्स बदलते रहते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करते हैं, टाइमिंग इनके पास होते हैं, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इनके पास होती है, वक्त का चॉइस इनके पास होता है कि किस वक्त कहाँ हमला करना है। तो कोई भी दुनिया की जो फौज होती है वो प्रोलॉन्ग या सस्टेन गुरीला या टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं बनाई जाती। हमें एंगेज करना चाहिए और मैंने कहा कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमारी इस वक्त है, हमें एडवांटेज हासिल है। उन्होंने अपनी तबाही देख ली है, हमारी सलाहियत भी देख ली है, हमारी काबिलियत भी देख ली है और हौसला भी देख लिया है। तो अब मेरा ख्याल है कि सब स्टेक होल्डर्स को डालकर, जैसे मैंने अर्ज किया कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि जितनी ये प्रोलॉन्ग होगी ये हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में जाएगी। और जाहिर है आपने फिर जो ही जैसे मैंने कहा कि एक को नाराज करके सबसे बड़े दुश्मन को आप खुश नहीं करना चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी मैं ये कहूंगा कि इसकी कंटिन्यूएशन जो है वो दोनों मुल्कों के हक में नहीं है, सिर्फ किसी के हक में है तो वो हिंदुस्तान कि बहुत ज़्यादा तकसीम है और आपने बड़े बेहतरीन तरीके से बता भी दिया कि कहाँ कहाँ तकसीम है, कहाँ कहाँ धड़ेबंदी है, नज़रियात का कितना टकराव है तालिबान का। तो ये तमाम तर जो मामला हैं ये अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अफगान तालिबान रजीम के जो रहनुमा हैं, जो करता धरता है, वो जनाब इस वक्त अपने ज़ाती मफादात देख रहे हैं और अपनी आवाम को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का बयानिया जो है वो बेच रहे हैं और भारतीय माँ पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन सबसे बेहतर हल इसका यही है कि हम इस जो झड़प है इसको बॉर्डर तक महदूद रखें और ये जो पेनिट्रेशन है टेररिज्म की ये अपनी कंट्री में हरगिज़ ना होने दें, क्योंकि इसका फ़ायदा भारत को जाएगा। तो इसके लिए जनाब हमें कोई इंतजाम करने चाहिए, सिफारती सतह पर भी मांग होनी चाहिए। सतह पर भी ऑब्वियसली अब जितने भी दीगर ममालिक हैं उनको भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान के लिए अमन के लिए खतरा बन सकते हैं तो पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन सकते हैं और इस पर कोई ना कोई अब हल निकालना चाहिए। और जैसे कि हम देख भी रहे थे कि अब इंडिया जो है उसको नाकामी हुई, अफगान तालिबान रजीम को नाकामी हुई, इंडिया किधर किधर से आ रहा है कि कहीं ना नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन हमने बारहा और वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई भी अगर इस तरह से देखे ना अपनी जानें और अपने तैयारे महंगे राफेल वो तो नहीं अब करवा सकते ना बार बार और ज़ाया, तो फिर यही है कि थोड़े से पैसे दे दिए जाएं, पैसा है तो चले पैसे चला के किसी और की जानों पर जनाब खेल कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन पाकिस्तान भरपूर तैयार है, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा और आप लोग जनाब महफूज हैं। इसी पैगाम के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। दुनिया भर में आज जहनी सेहत एक बढ़ता हुआ चैलेंज है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 3 अरब से ज़ायद अफराद किसी न किसी ज़हनी या नफ्सियाती मसले का शिकार हैं, जबकि हर साल 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा अफराद इन बीमारियों के बायस अपनी जान गंवा देते हैं। जहनी सेहत सिर्फ जहन का ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के तवाज़ुन का मामला है। अगर जहन पुरसकून हो तो इंसान हर मुश्किल का हल निकाल लेता है, मगर जब डिप्रेशन, एंजाइटी या जहनी दबाव बढ़ता है तो ज़िंदगी का निज़ाम भी बिगड़ जाता है। जी बिल्कुल। और सवाल ये है कि जहनी सेहत के लिए दुनिया में क्या सहूलियात मौजूद हैं। जनरल मेंटल हेल्थ सर्विसेज दरअसल होती क्या हैं और क्या हम मौजूदा आलमी जो हालात हैं उनमें जहनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन्हीं तमाम तर पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो जनरल मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं इससे क्या नतीजा निकलता है और इसका हल क्या है और ये है क्या, इससे होता क्या है। जिस तरह जनरल हेल्थ सर्विसेज होती हैं कि अगर आपको जिस्मानी बीमारी है, आपको बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, टाइफॉइड है, उसके लिए एक डॉक्टर के पास जाना है, उसके लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तहसील हॉस्पिटल है, एक बेसिक हेल्थ यूनिट है। तो इसी तरह जनरल मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी होती हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक काउंसलर हो सकता है, हम कुछ नर्सेज को ट्रेन, साइकाइट्रिस्ट बहुत कम है पाकिस्तान में जी। हम जो जनरल डॉक्टर्स हैं उनको 2-2, 3-3 हफ्ते की ट्रेनिंग्स करा सकते हैं ताकि वहाँ से चीज़ें पैक हो जाएं कि यार 10 में से 6 मरीज वो हैं जो ये देख सकते हैं, 4 वो हैं जो रेफ़र करने हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स पे। तो उसमें ये होगा कि हमारे पास पिंडी में, इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में साइकाइट्रिस्ट के पास लोड भी कम हो जाएगा और लोगों को जल्दी सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये किस तरह से है, मतलब कौन से गेजेस होती हैं जिस पर परखा जाता है, जहनी सेहत को देखा जाता है, क्या मयार होता है, किस तरह से ये काम करता है? देखिए, एक तो छोटी गेजेस हैं जो हर बीमारी की हो सकती है, लेकिन बड़ी गेज एक ही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ।
अगर आपको लगता है कि आपके कुछ या आपके प्यारों के कुछ रवैयों की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो गई है, मैं और आप दोनों उदास होते हैं, लेकिन अगर हम 2 हफ्ते से ज्यादा उदास हैं और इतने उदास हैं कि उससे हमारी जिंदगी मुतासिर हो रही है, तो ये डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। मैं जंगल में जाऊं, मेरे सामने शेर आए, मैं पूरे खौफ की कैफियत में चला जाऊंगा, वो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर बगैर शेर के ही मैं उस खौफ की कैफियत में रह रहा हूं हर वक्त, तो वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, रवैयों में तब्दीलियां और क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिक्लाइन, जब ये दोनों मिलते हैं, इट्स टाइम टू सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। सही, जैसे कि उसामा साहब आपने भी कहा कि 1 वीक से ज़्यादा अगर आप सैड हैं या डिप्रेशन में हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो इसमें कब रियलाइज़ होता है कि अब इन सर्विसेज की ज़रूरत है और इलाज करवाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि हमें अपने आप को रिपेयर करने का मैकेनिज्म कुदरत ने हमारे अंदर दिया है। हम थोड़े से उदास, परेशान हैं, बेचैन हैं, हम अपने आप को सेल्फ हेल्प से, कुछ जर्नलिंग से, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक से अपने आप को हील कर सकते हैं। जब हम फेल हुए हैं तो हमारे मेंटर्स, कोचेस, फ्रेंड्स, हमारे कनेक्शंस आते हैं, वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी फेल हो गए हैं, तीसरे नंबर पे हम आते हैं। तो अगर आपके अलामात इतनी ज़्यादा हैं कि उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं कर पा रहे, घर के काम नहीं कर पा रहे, और आप अपनी मदद आप और इर्द गिर्द के लोगों की मदद से बेहतर नहीं हो रहे, तो नाउ इट्स द टाइम टू सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अच्छा उसामा साहब, आलमी सतह पर अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज की कितनी कमी है जो देखी जा रही है, या वहाँ पर ये रुझान बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में जो है इसकी क्या सूरत हाल है? देखिए, ये पूरी दुनिया में इस वक्त कमी है। जब मैं वेस्ट में भी था तो वहाँ भी साइकाइट्रिस्ट वर हॉट केक्स, हमें फौरन नौकरी मिल जाती थी, हमें हायर ट्रेनिंग मिल जाती थी, हमारे पीछे होते थे यूके आयरलैंड की गवर्नमेंट के, जी आप नौकरी करें। यहाँ पे भी यही है कि साइकाइट्रिस्ट बहुत कम है। 25 करोड़ वाले मुल्क में सिर्फ 700 साइकाइट्रिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मेरे बाद जितने लोग साइकाइट्रिस्ट बन रहे हैं इस मुल्क में, मैं अकेला हूँ जो बाहर से वापस आया हूँ, हर बंदा यहाँ से बाहर जा रहा है। तो एक इतना बड़ा वैक्यूम है। और जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को बताना चाहता हूँ, कि अगर साइकाइट्रिस्ट कम है, ट्रेंड लोग कम हैं, तो आप अनट्रेंड लोगों के पास न जाएं। एक बंदा जो कहता है कि मैं पीर हूं, मैं दम करूंगा, वो कम खतरनाक है। लेकिन वो कम खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है जो डॉक्टर नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो कहते हैं जी आए मैं आपके मसलों का हल करूंगा और मसले क्रिएट कर देगा। और सॉरी टू से, हमारे सोशल मीडिया पे, इवन मेन चैनल्स पे रॉन्ग नंबर्स बहुत हैं, जिन्होंने मेंटल हेल्थ को मजाक समझ के लोगों को टिप्स देनी शुरू की हुई हैं, और सो कॉल्ड डॉक्टर्स बने हुए हैं। सलाब में बहुत सारे लोग मंजर आम पे भी आए थे। अच्छा उसामा साहब, ये लोग बिगाड़ क्या पैदा कर रहे हैं, मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया? देखिए, मैं अपनी मिसाल आपको दे दूं। 5 साल MBBS किया, 3 मुल्कों में साइकाइट्री की ट्रेनिंग की, इम्तिहान पास किए। तो मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। एक बंदा जो खुद किसी साइकाइट्रिस्ट का मरीज था, उसको लगा मैंने थेरेपी ली है, अब मुझे चीजें समझ आ गई हैं, अब मैं एक सोशल मीडिया पेज बनाता हूँ, मैं एक यंग लेडी हूँ, मेरे पीछे फॉलोअर भी हो जाएंगे, चैनल वाले भी बुला लेंगे, सोशल मीडिया पे भी जाएगा। मैं 4 दिन बाद खुद को डॉक्टर कहलवाना शुरू कर देती हूँ, हर मौजू पे बात करना शुरू कर देती हूँ, और फिर लोगों को एक बनता जाएगा। आपको पता है इस मुल्क में पढ़े लिखे लोग कम हैं। यकीनन उसामा साहब, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया। यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, जो सब कुछ ही बने हुए हैं, वो साइकेट्रिस्ट भी हैं, वो फैशन डिजाइनर भी, वो सब कुछ है। क्यों? उनको जस्ट चंद फॉलोवर मिल जाते हैं, और वो फिर जैसे लंबे बाल हैं तो उसने तेल बना लिया, अगर गोरा रंग है तो उसने क्रीम बना ली। इसी तरह अगर फॉलोअर्स हैं, वो कोई अच्छा स्पीकर है, अच्छा बोल सकता है, तो वो कोटेशंस वगैरह वही किताबी वाली कोट कर दी और कहा कि हम जी आपके जहन का इलाज करेंगे। तो ये जो अताई डॉक्टर टाइप होते हैं, ये वाकई इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि नॉर्मल है, वो ही बुक्स की कोटेशन पकड़ के बता दी, गूगल से कोटेशन पकड़ कर बता दी और आपका इलाज। मेरी बात समझें, दिमाग जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है, ठीक है। हम दिल के मामले में किसी फेक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास, अपनी नजर चेक कराने किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं जाएंगे। सो लोग खुदकुशियों पे आए हुए हैं कि ये लोग रिलीजन का सहारा लेते हैं, आपको कहते हैं जी आप नमाज पढ़ें, रोजे रखें, उसको ऑलरेडी गिल्ट चल रहा होता है, वो और गिल्ट में जाता है। तो मेरे पास लोग सुसाइडल होके आए हैं इन सो कॉल्ड थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास से। तो ये देखिए, ये आपका राइट है। अगर आप किसी को फीस दे रहे हैं ना, तो आपका राइट है उससे पूछें कि आपके पास क्या डिग्री है, आपका PMDC का नंबर क्या है, आपका किसी काउंसिल का नंबर क्या है। गूगल करें, चैट GPT करें। अपनी हेल्थ के मामले में बिल्कुल किसी चीज़ को लाइट ना लें, और डॉक्टर से ये पूछना कि वो वाकई फेक डॉक्टर है या असली डॉक्टर है, या गूगल करना, इसमें कोई हरगिज कबाहत नहीं।
तो उसामा साहब, ये जो हम अपने मुल्क के मौजूदा हालात देख रहे हैं, गुर्बत भी है, महंगाई भी है, बेयकीनी की सूरत हाल है, और नौजवान नस्ल जितने चैलेंजिंग सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से भी इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, ये कितना तनाव बढ़ा और रही साथ है अगर उसामा साहब, आप तो इस्लामाबाद में आपने भी फेस किया होगा पिछले दिनों, ये जो रास्ते बंद थे, लाहौर में भी बुरी हाल थे, लोग इससे भी मैं देख रहा था बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके चेहरों पर जो आसार थे वो नुमाया। जी बिल्कुल, मैं उस मौजू पे उन दिनों में आपके साथ एक प्रोग्राम करना चाह रहा था, लेकिन रास्ते बंद थे, मैं पिंडी से इस्लामाबाद पहुंच नहीं सकता था। और इस दफ़ा हमारी जो मेंटल हेल्थ डे की थीम है ना, वो भी थी मेंटल हेल्थ इन इमरजेंसी एंड कैटास्ट्रॉफीज। तो हमारे जुड़वा शहरों में तो एक इमरजेंसी और कैटास्ट्रॉफी थी, कंटेनर लगे हुए थे, रास्ते बंद थे, आप एक गली से दूसरी गली तक नहीं जा सकते। तो देखें, एक एटियोलॉजी होती है बायोलॉजिकल कि जी आपके अंदर बीमारी है, जेनेटिक है, जो हम बात करते हैं। एक होती है साइकोलॉजिकल कि आपके सोच में प्रॉब्लम है। एक होती है सोशल कि जो आपके इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं वो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं और आपके एक मसले और एक बीमारी को 10 से मल्टीप्लाई। देखें, खौफ की कैफियत है, हम बाहर निकलेंगे कोई हमें मार तो नहीं देगा, रास्ता बंद किया हुआ है, इंसान आजाद पैदा हुआ, वो कंटेनर देखने के लिए पैदा नहीं हुआ। और हमारे शहर में तो अब हर तीसरे महीने एक यही चलन ही चल पड़ा है। और अभी तो वो मतलब लाहौर में ही थे कि इस्लामाबाद भी जो है, जनाब जुड़वा शहर भी जो थे वो भी बंद कर दिए गए थे वहां पर। सो आप देखें कि अरबाबे इख्तियार की मेंटल हेल्थ, उनको लगता है हर वक्त शेर आया हुआ है, हर वक्त शेर नहीं आया हुआ। एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट, एज पीपल, हम एक एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है कि एक पैसे के खौफ को हमारा दिमाग 10 से मल्टीप्लाई कराता है और फिर हमारा बिहेवियर गवर्न करता है। जो इस वक्त गवर्नमेंट ने किया ना इस सिचुएशन में, वो वही है जो एक एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट करता है, बगैर शेर के ही शेर आने की तैयारी कर लेता है। तो उससे फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसामा साहब, जिस तरह की हम सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो धरने वाले ये जितने भी मामलात हैं, और इसके अलावा हम देख रहे हैं सैलाब मुतासरीन जिन पर जहनी दबाव है, इनको अब हम जहनी तौर पर कैसे सेहतमंद बना सकते हैं, इनकी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बहुत से लोग जब जंग में भी होती है, शहीद हो जाने वालों की बात करते हैं, सैलाब की बात होती है, बह जाने वालों की बात करते हैं। मैं उनकी बात करता हूं जो पीछे रह गए हैं। जो चले गए वो तो दुनिया से चले गए, जो पीछे रह गए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने जानवरों को, अपने घर वालों को, अपने घर के सामान को अपने सामने बहते देखा है, और वो उस ट्रॉमा के साथ ग्रो करेंगे, वो उनकी ज़ात का हिस्सा बन जाएगा, चिपक जाएगा। देखिए, जब उंगली कटती है ना, तो फौरन आप डॉक्टर के पास जाने से पहले फर्स्ट एड देते हैं, थोड़ी सी पट्टी बांधते हैं। तो ज़हनी ट्रॉमा की भी फर्स्ट एड होती है जी, कि अपने सामने सैलाब में चीज़ें बहते देखने से आपके दिमाग पे फौरन एक कट लगा है, एक जख्म लगा है, दिमाग ब्लीड करेगा, दिमाग रोएगा। उस वक्त उसको ज़रूरत है फर्स्ट एड की। उस वक्त क्या फर्स्ट एड होती है, और वो मैंने नहीं करनी, मैं तो टर्शरी केयर डॉक्टर हूँ, मैं तो बड़े अस्पताल में बैठता हूँ। उस वक्त करनी है आप लोगों ने, मीडिया वालों ने, जो वहाँ टीमें जा रही हैं उन लोगों ने, जो लोग वहाँ सेहतमंद हैं उन लोगों ने, लोगों की हैंड होल्डिंग करें, उनके बिछड़े हुओं से मिलाएं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी करें, उनके जो लोग चले गए हैं उनकी तदफीन का बंदोबस्त करें, उनको अपनी जिंदगियों का मालिक खुद बनाएं। अब वो क्योंकि वो सैलाब में चीज़ें उनकी बह गई, हाँ जी इसका घर यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, उनके फैसले ना करें, उनको ऑन बोर्ड लें चीज़ों में। तो फिर ये ट्रॉमा कम होगा, ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के कंपोनेंट्स उनको मिलेंगे, तो यही परेशानी उनकी ग्रोथ बन जाएगी। वो जब सैलाब से निकलेंगे तो वो एक बेहतर कम्युनिटी होकर निकलेंगे, और ये नहीं होगा तो ये ट्रॉमा उनकी ज़ात का नेगेटिव हिस्सा बन जाएगा और वो फिर सोसाइटी को आगे चल के कुछ बहुत अच्छा नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो अच्छा नहीं देंगे। और अभी आपके पास वक्त है कि आप उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी फलाह के लिए कुछ इस तरह के काम करें। और उसामा साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो रेस किए हैं कि किस किस तरह से जनाब उनकी दाद रसी जो है की जा सकती है और उनके जो जख्म है वो मुंदामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उसामा साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि ये जो धरने चल रहे हैं, ये जो रास्तों की बंदिश हो रही है, उसके अलावा ये जो सैलाब मुतासरीन आफात में घिरे लोग हैं, तो ये किस किस तरह जो है उन पर असरअंदाज हो रहे हैं, लोगों की जहनी सेहत जो है वो किस हद तक डिस्टर्ब हो रही है। दूसरी जानिब जनाब आपको बताते हैं कि जहनी सेहत की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनाब समझ नहीं आ रहा कि वो कानून की अमलदारी हो किस तरह से रही है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि लाहौर में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और कसूर बेचारे ड्राइवर का ये था कि वो गाना सुन रहा था, चांजर दी पावा छनकार। तो इस बात पे जनाब मुकदमा दर्ज हो गया। बाद में उस शहरी ने इंटरव्यू भी दिया और उसने बताया कि जनाब मैंने साहब बहादुर से कुछ पूछने की खता कर ली थी और हमेशा की तरह वो जो फिर साहब बहादुर होते हैं वो आगे से बदतमीजी का इल्जाम लगा देते हैं कि, और फिर मुकदमा दर्ज हो गया था। बहुत अच्छा था। अब उकाड़ा में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वो पता नहीं किस गाने पे हुआ है, नसीबो लाल का गाना है। रमजान बेग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। रमजान, अब बताइएगा ये जो चांजर की छनकार थी लाहौर में, ये उकाड़ा तक भी सुनी गई है, वहां पे भी कोई इसी तरह का मुकदमा दर्ज हो गया? ये बड़ी अच्छी एक और न्यूज़ आई है जिसमें पहले तो झांझर दी पावां ते हुण ते मैनू सुत्ती नूं जगान लगा। आप
चंगी नींद सोन लगा है। यानी कि ये गाना जो है अब ऊंची आवाज में एक रिक्शा ड्राइवर जो फैसलाबाद रोड उकाड़ा पे बड़ी तेजी से जा रहा था और गाना भी बड़ी ऊंची आवाज में लगाया हुआ था और शाहरायाम पर एक सीनियर जो इंस्पेक्टर हैं नदीम ताहिर ट्रैफिक के, उन्होंने रोका और वो गाने में उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि गाना इतनी आवाज ऊंची में लगा हुआ था। तो और भी लोग सुन रहे थे वहां पे जो इशारों पे खड़े के मैंने सुती नू जगा के आप सोन लगाए जुल्म कमान लगाए। लेकिन तो लोग जी और इससे कबल भी आपको पता नवाब टाउन में जो पर्चा दर्ज हुआ था जिसमें झांझर दी पावन छन का रमजान बेग, लेकिन यस ये ऑफ कोर्स कि वो गाने के जो लिरिक्स थे वो बहुत अच्छे थे और वो आवाज लाउड मतलब होने की वजह से इस वजह से चले वो समझ आता है कि पर्चा दर्ज हुआ जो कि नहीं भी उस पर थोड़ी सी तशवीश का इजहार किया जा सकता है। लेकिन इस बार जो हम आप गाना बता रहे हैं ये थोड़े लिरिक्स थोड़े नामुनासिब से ही हैं। अगर इस तरह लाउडली सुनना ये कोई मुआशरे की बेहतरी के लिए तो आई थिंक नहीं है। उज़ैर बड़े खामोश बैठे हैं, रमजान का टेक लेते हैं, रमजान का टेक लेते हैं इस पे। बेसिकली ना इस पे जो गांव के लोग हैं इस तरह के पंजाबी गाने वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खास तौर पे वहाँ के जो बसों के ड्राइवर या रिक्शों के ड्राइवर हैं वो इस तरह के पंजाबी गाने बहुत ज्यादा गांव में सुने जाते हैं लाहौर की निस्बत। तो बेचारे ने बस ये उसका जो आपके लिए बहुत बेचारे रमजान बेग, आपको इतना वो बेचारा क्यों लग रहा है? आप वन साइडेड क्यों है? रिक्शा ड्राइवर है जो एक शौक उसका वो सुनने का, हर जिसको शौक है वही गाने रिक्शे में लगाता है। अदरवाइज देखा जाए तो लाहौर में बहुत कम लोगों ने जो रिक्शों में ना साउंड सिस्टम लगाए हुए हैं। तो शौक की बात उसका बेचारे का भी शौक था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा ना उसने भी यही अल्फाज दोहराए कि जनाब मुझे शौक था और ज्यादातर पंजाबी गानों और नसीबो लाल के जी कि मुझे पंजाबी गाने जो नसीबो लाल के हैं वो पसंद है। तो आगे से उस पुलिस अफसर ने कहा कि अगर तुम्हें शौक है तो जरा ऐसा आवाज कर लो, कहते तो ऊंची आवाज में सुनने का मजा ही कुछ अपना है। ये उसके नहीं रमजान ये मजा उसके लिए तो ठीक है लेकिन उतनी आवाज में भी सुना जा सकता है जितनी आवाज उसको आ रही है। लेकिन अब बात ये है कि अगर वो किसी स्टॉप पर खड़ा है वहां पर खवातीन बेचारी वेट कर रही हैं और इस तरह के गाने जो हैं ये तो फिर कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। बिल्कुल जी यही बात है। इसी वजह से 6 जो दफात है उसके तहत में मुकदमा दर्ज हुआ है जो पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन। बिल्कुल रमजान इसी बिना पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उम्मीद यही करते हैं ये वो वाला मुकदमा ना हो जिस तरह नवाब टाउन में वो जो फिर शहरी की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया था ना कि मैंने क्या जसारत की थी, क्या मैंने सवाल किया था और मेरे पे जनाब मुकदमा क्या दर्ज कर दिया गया था। यहाँ ऐसा कोई मसला ना हो, कोई जाती अनाना बीच में आ गई। क्योंकि ये रोड पे था और वहाँ पे गश्त भी कर रहा था ताहिर नदीम इंस्पेक्टर जो हैं ट्रैफिक के और वो गाड़ियों को चेक कर रहे थे, पेट्रोलिंग में मसरूफ थे कि इस दौरान जो शमसून मसीह इसका नाम है, ये वल्द टॉमस मसीह इसका नाम है और ये फैसलाबाद रोड का रहायशी है और ये वहां से गुजर रहा था और उस दौरान इशारे पे खड़े जैसे ये पुलिस जैसे हमारे लाहौर के ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं इशारा यहाँ पर चेकिंग के लिए, वो भी चेकिंग पे खड़ा था। कोई ऊंची आवाज में जब ये गाना सुन रहे थे तो इसके पास गए, इनको रोकने की पहले कोशिश की, इसने रक्षा भगा दिया था। बाद में ताकुब करके इसको पकड़ा है और 6 एक्ट जो है साउंड सिस्टम उसके तहत इस पे मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग और आपने ये सारी सिचुएशन के हवाले है। यकीनन ठीक है शौक का कोई मोल नहीं है। जिससे पहले भी हमने गाना ये सुना चांजर दी पावा सनकार, बहुत ही जबरदस्त अच्छा गाना था, शौक के तहत वो सुन रहा था। लेकिन जब आवाज इतनी लाउड होगी तो आसपास के लोगों को वो बुरी ही लगेगी। तो आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर ये रिक्शा ड्राइवर है तो ऑब्वियसली सवारियां ले जाता आता होगा, खवातीन रिक्शे में सवार होकर इधर से उधर मतलब आना जाना उनका होगा, तो वो रिक्शा ड्राइवर को जी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ऑब्वियसली ये गाना थोड़ा सा नामुनासिब है, मुआशरे का अपने बेहतरी के लिए ख्याल जरूर रखें और उतनी ही आप आवाज में सुने जो आपको ही सुनाई दे। ये आपकी कानों की सेहत के लिए भी अच्छा है और कानूनी तौर पर भी जनाब आबाद के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वरना साउंड सिस्टम जो एक्ट है वो तो मौजूद है। ब्रेक शामिल करते हैं और आपने जनाब कहीं नहीं जाना, हेडलाइंस मुलाहिजा करनी, हम वापस आते हैं।
यार हुआ मेरे यार होना था प्यार। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत आवाज, इतनी सूदिंग, इतनी जबरदस्त आवाज है कि बस मेरा दिल करे मैं सुनती ही जाऊं और इंट्रो ना सुनाते हैं आपको एक दो गाने और एक दो सुनाते और हैं। गाने भी सुनेंगे। गाइस आपको आइडिया, गाइस देखिए मेरे अंदर से म्यूजिक निकलना शुरू हो गया। यकीनन नाजरीन को अंदाजा हो चुका होगा कि बात तो रही है म्यूजिक की, और इतना जबरदस्त टैलेंट आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और पाकिस्तान के जी सबसे बड़े म्यूजिक शो पाकिस्तान आइडल से ये टैलेंट हमने निकाला है, चुनकर निकाला है। और पाकिस्तान में टैलेंट की यकीनन कोई कमी नहीं है। और ये पाकिस्तान आइडल से शुरू होते साथ ही कामयाबी के इन दोनों ने झंडे गाड़ दिए हैं। इस्लामपुरे से ये यहाँ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उभरता हुआ टैलेंट है। और ऐसा आवाज का जादू इन्होंने स्टेज पर दिखाया और अब हमारे स्टूडियो में दिखा रहे हैं। तो यकीनन अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की जो इनकी कोशिश है, हम उम्मीद करते हैं ये बहुत कामयाब हो। तो जनाब इन्हीं के ख्वाबों को डिस्कस करते हैं, इन्हीं की जी। जर्नी को डिस्कस करते हैं, इन्हीं के प्लान्स जो हैं फ्यूचर वो डिस्कस करते हैं। और आपको ये बता दें कि ये दोनों नौजवान सिंगर जो बड़े बेहतरीन हैं, दोनों गाते भी हैं। जी। और जो दूसरे जिनके हाथ में आप गिटार गिटारिस्ट। देख रहे हैं अब वो भी गाते हैं, लेकिन आज वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी गिटार पे है। तो और ये अख्तर दोनों अली भाई हैं। और हसन अली दोनों भाई जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो इनको वेलकम करते हैं जी। आपने अपना जो है आके क्या कहते हैं कमाल कर कमाल दिया कर गाना दिया। सुना के, तो अपना इंट्रो आपने खुद ही करवा दिया है, Yes. तारुफ करवा दिया हमने। तो एक छोटी सी कोशिश की है। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और बहुत मुबारकबाद हो कि आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं। मुझे ये बताइए कि ये पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामपुरे की ज़मीन है ये इतनी जरखेज़ हो गई है कि यहाँ से बड़े सारा ज़बरदस्त talent, सिंगर आ रहे हैं। माशाल्लाह, हादिया माशाल्लाह। हाशमी का ताल्लुक वहाँ से, आप दोनों भी इस्लामपुरा से। तो और कौन कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जनाब, और ऐसा खास क्या हो रहा है वहाँ पे, मुझे बताएं। कोई नई म्यूजिक एकेडमी खुल गई है क्या? बस ये जो लामा इकबाल ने शेर लिखा है, ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, ये वाह, इस्लामपुरे वाह, के लिए वाह। लिखा है। वाह 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 वाह, ये अपने एरिया से मोहब्बत है। मोहब्बत क्यों है yes। आपको? सिंगिंग की वजह से कि वहाँ पे मिनी फूड स्ट्रीट है उसकी वजह से भी है? बस इस्लामपुरे का जो कल्चर था पुराना और अब तक जो बाकी है, बड़े बड़े शायर रहते रहे हैं, नासिर नासिर काज़मी, काज़मी नेम इट। साहब, बहुत जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान की जो क्रीम है वो इस्लामपुरे में रह के गई है। सही तो उसी वजह से इस इलाके से लगाव है हमें। और सही, बहुत जबरदस्त। चलें, जो अच्छा, रह के आप- आगे हाँ पहुंच भी जी। गए, हम उन्हें भी कहेंगे कि आप भी उसको ऑन करें। ऑन बड़ा करें, जबरदस्त yes। इलाका और है। आप दोनों यकीनन जैसे कि हमने बता भी दिया कि भाई हैं और दोनों बचपन से क्या गा रहे हैं, या गॉड गिफ्टेड एक चीज है, या फिर आपने कोई ट्रेनिंग ली है, कोई तैयारी की या है दोनों इस में से हवाले कोई से? एक एक्सपर्ट कोई है और एक दूसरे को सिखाता दूसरे है, को सिखाता क्या है। मामला है? नहीं नहीं, इक्वेशन क्या है? हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे अच्छा, से सिखाते जबरदस्त। Great। हैं। और और ये सीखने सिखाने के अमल में डांट वांट भी होती है? बड़ा कौन सा आप दोनों में से? बड़ा मैं हूँ। अच्छा, तो कोई डांट वांट भी सही। होती है? हाँ, मुझे डांटता ही है अच्छा, वाह। एक जगह गलत कह रहे थे। मुझे लगता है उसने गिटार इसलिए पकड़ा, आप ना अच्छा गाएं तो वो थोड़ा सा इधर भी सिखा सकता। सही। तो अच्छा, फिर आप दोनों की सिलेक्शन कैसे हुई, और जब सिलेक्शन हो गई तो फिर रिएक्शन लोगों का क्या था, घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? इलाका मकीन क्या आके कह रहे हैं कि इलाका भाई हम मकीन, क्या बात है, छा गए हैं आप? फर्स्टली तो पाकिस्तान आइडल में हसन ही गया था खाली। तो जब इसकी सिलेक्शन हुई तो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि इतने बड़े स्टेज पे इतने बड़े जजेस के सामने Great, परफॉर्म किया है हमारे बच्चे ने। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम आवर साइड। तो पूरे ख़ानदान में, इलाका भर में जो हमारे हल्का अहबाब है, सब बहुत खुश हुए, मुबारकबादें दी उन्होंने, जैसे आपने अभी हमें दी है। यही सारे से तो आपने काम ही मुबारकबाद वाला किया, आपने इतना अच्छा काम वाला किया। और किया, yes। हाँ, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि आप उस ब्रांड को, पाकिस्तान आइडल का जो ब्रांड है, आप उस लोग को, उनको मजीद मजबूत कर रहे हैं, मजीद बेहतरीन बना रहे हैं आप उस ब्रांड को। बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी भी पहचान बन रहे हैं आप, तो चलो उनसे पहचान है और ये दोनों तरफ से अब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। तो आपकी तैयारी यकीनन अगले राउंड के लिए अब हो गई होगी कंप्लीट। और फिर आगे अब आपके क्या प्लान्स हैं? आगे प्लान ये है इंशाल्लाह, अब टॉप 16 में इंशाल्लाह हो गया इंशाल्लाह। तो आगे तो सिलसिला चलता रहेगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर ये प्लान है कि अपनी जो इंस्टा आईडी है या इस तरह जो मेरी वो आपकी YouTube आवाज़ ही है और आपकी है। आपको YouTube है। यस, सही तो सही, उनको जरा मैं ग्रूम करूंगा। इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। नहीं भी होता तो सितारों से जहां आगे आगे और और भी भी हैं। और तो आपकी जनाब, आवाज़ इतनी आपके क्या खूबसूरत है प्लान तो है वो खुद ही मुझे नहीं पहुंच पता, जाएंगे। वो तो जी। आप बता सकते हैं। लेकिन माहम का प्लान आपसे गाना सुनने का गाना बना है। सुनने का। मैं जज्बात की तर्जुमानी कर दूं, आप कौन सा और मैं गाना जैसे सुना बस गिटार देखा और सिंगर देखा, मैंने कहा बस आज का जो शो है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बस तो सही बस है। वक्त ज़ाया किए बगैर अब आप कुछ सुना दें हमें। बेवजह का आतिफ असलम सर का गाना। सही, ओके। तो प्लानिंग चल रही है चलो, कि क्या हाँ, बेवजह का। जाहिर है, चलें, बेवजह। डिस्कशन जरूरी है कि अपना बेस्ट जो है Yes, ना हमने वो best। सुनाना है। नबील शौकत सर का है बेवजह। अरे वाह, हिजरे याराना
सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह दिल से कह वक्त रुक जा पागल चल पड़ा करने ये वफा बेवजह हिजर याराना सता बेवजह उनसे मिलने की वजह को ही नहीं उनसे मिलने की वजह को ही नहीं उनसे मिलने की वजह को ही नहीं ढूंढता क्यों है वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। बहुत जबरदस्त हसन और अख्तर, आप भी कमाल कर रहे हैं साथ और साथ। कितनी मुझे clear बताएं, आप दोनों का खूबसूरत आवाज़ है। गाना तो आप बहुत अच्छा गा ही रहे हैं, अब मुझे बताएं कि आप दोनों का एज गैप कितना है, एजुकेशन कहाँ तक आपकी पहुंची है, क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है, सिंगिंग का पैशन कैसे चल रहा है? मेरी एज 16 है Okay. और ये 18 के हो चुके हैं। बहुत यंग है आप माशाल्लाह, सब। माशाल्लाह, और- बहुत ही यंग है। इनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है यूनिवर्सिटी। जबरदस्त, जी। यानी कि बहुत ही अर्ली एज इस एज में आप इतना अच्छा गा रहे हैं तो यानी आप बड़ी लंबी रेस के घोड़े हैं लंबी फिर। रेस और के घोड़े हैं माशाल्लाह। मैं अभी मैट्रिक के 9th के पेपर्स दिए हैं सही। और अभी अच्छा। मैं मैट्रिक में हूँ। ओके वाह, वाह, ओके स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतने टैलेंटेड हैं, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और पहला ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ लगा कि यस मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ और मैं तो भाई एक्चुअली स्टार बन सकता हूँ? इस चीज़ के अंदर हमारी मदर का बहुत असेंशियल रोल है कि पहले मैंने गाना स्टार्ट किया था तो मेरी आवाज़ मैं तब शार्प कर रहा था और उसको फर्दर निखार रहा था। तो इसी सिलसिले में हसन अभी छोटा था तो एक दफ़ा इसको कोई गाना अच्छा लगा, सही। इंडियन सॉन्ग था, इसने मतलब उसको काफ़ी सुना, उसके बाद गाया। तो जो हमारी मदर थी उन्होंने इसका जो हिडन टैलेंट है उसको फाइंड वाह, आउट किया, वाह। फिर उसको एक्सप्लोर किया, फिर उसको आगे फ्लरिश किया और सबके सामने लेके आई हमारी मम्मा। तो उनकी वजह से ये आज यहाँ बैठा। और फिर इसी के अंदर हमारी नानों का बहुत एसेंशियल रोल है। अच्छा, वाह। उन्होंने भी क्या नाम है हसन को बहुत निखारा, यानी उसको आपकी फैमिली म्यूजिक को समझने वाली म्यूजिक फैमिली सुनो, से और समझ कितनी में। बाहिम्मत खवातीन है जो इतना मोटिवेट भी करती हैं कि वाह वाह वाह। ये वो कहते हैं ना, हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। यहाँ तो माशाल्लाह इतनी औरतें, इतनी खवातीन है जिन्होंने कहा कि अपने पैशन को कंटिन्यू करें। बहुत ही ज़बरदस्त बात। और यकीनन अब आप यहाँ हैं तो हम फ़ायदा तो उठाएंगे मज़ीद गाने भी सुने। कोई ऐसा गाना हमें सुनाए जो हम भी गा सकते हो, जो सब मिलकर गाएं। और उससे पहले हसन आप हमें आपको सुन क्विकली के- साथ ये भी बता दें कि आपने कहा कि आपने बाकायदा तरबियत नहीं ली, सही। तो कोई तो पाकिस्तानी ऐसा सिंगर होगा जिसको आपने बहुत सुना होगा, कोशिश की होगी कि मेरी सिंगिंग में इसकी झलक नजर आए, तो जनाब वो या फिर आपकी कोई फरमाइश है, उनका कोई गाना जिनको आप कोई आइडियलाइज गाना, करते हैं, yes। या फिर माम की फरमाइश का कोई गाना कोई भी गाना, सुना, yes। ये आप तय कर लें आपस तय में कर जल्दी लें। से, चंद सेकंड से। क्योंकि मैं आपको सुन सुन के मेरा भी दिल करे साथ आपके गाऊं। आप किसमें कंफर्टेबल है वो बताएं, वो तो गा ही लेंगे सारे। वो आप लोगों को आइडिया होगा ना, सब गा सकते हैं। आतिफ असलम के बहुत सारे गाने। आतिफ सर के गाना गा लेते हैं, ना मैं जानू ना वो लम्हे। जी जी ठीक है। ठीक हो गया? ठीक है, स्केल चल। नीचे कर लेना। कैपिटल छोटा स्केल चलिए आप तैयार हैं गला नहीं, वगैरह साफ करने वैसे अगर आप आपने पानी फरमाइश पीना थोड़ी चाहती हैं मुश्किल तो- गाने की है। नहीं, मैंने तो कहा था आप अपनी फरमाइश बताएं। ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये आलम, कोई न जाने फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए हम खो गए हम
कैसी है रुसवाई, गुम हो गए हम, खो गए हम। वो लम्हे, वो रातें कोई न जाने, तीखे सी बातें बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, वो लम्हे, वो रातें कोई न जाने, भीगी यादें। वो लम्हे, वो रातें कोई न जाने, भीगी यादें। जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। खूबसूरत आवाज़, बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट आज हमारे बीच में मौजूद है। और हम जी आपको बहुत सारी, हमारी ढेर दुआएं कि you आप so much. इस सफ़र में कामयाब हों और आगे सुपरस्टार बन के उभरे। अभी तो आप नन्हे नन्हे बच्चे हैं, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है आपकी। और इंशाल्लाह। ज़बरदस्त आवाज़ थी दोनों, आप Thank you दोनों का so much for बहुत joining शुक्रिया us. जी, हमें Thank you ज्वाइन so किया आप लोगों ने। और नाजरीन, अब मौसम की बात हो रही है, म्यूजिक की देखें भी बात हो हमारे रही है, इतना तो कुछ स्टूडियो में जो है ना माहौल गर्मा गया है। गर्मा गया। आपने सर्दियों में खुद को गर्म कैसे रखना है, रुबीना यूसुफ बताएंगी, जिन्होंने लंडे बाजार का लंडे रुख बाजार किया है। का और रुख आपको किया है। बताएंगी कि सस्ते कपड़े जनाब सस्ते किस कपड़े तरह से आप ले सकते सर्दियों हैं, में जूते कैसे किस मिल तरह से सकते ले हैं? सकते हैं। और सर्दी में जनाब क्योंकि कड़ाके की इस बार सर्दी पड़नी सर्दी है और पड़नी कई है। दहाइयों बाद इतनी सर्दी होनी है, तो गर्म किस तरह से आप अपने आप को लंडे रख के सकते कपड़े, हैं। अब ये नहीं आप रुबीना कह यूसुफ सकते की रिपोर्ट देखते हैं। फुप्पो ने दिए लंडे के कपड़े रुबीना से जानते हैं जी। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े लंडा बाजार हाजी कैंप में। सर्दियां शुरू होते ही लोग लंडा बाजारों का रुख करते हैं और कहा जाता है कि चीज़ें यहाँ पर सस्ती मिलती हैं आम मार्केट से। जैसे कि आम मार्केट्स में अगर हम जाएं तो कोट्स, जर्सियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, लंडा बाजार का विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या बाकी चीज़ें आम मार्केट से सस्ती हैं। और मेरे पास भी आज 1000 रुपये है और हम देखते हैं कि 1000 रुपये में क्या क्या आता है। साथ ही साथ लोगों से बात भी करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं, क्या वो जो चीज़ लेने आते हैं वो उन्हें मिल रही है और क्या प्राइस में मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर कैसे आना हुआ? शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। क्या खरीदा अभी तक? तो खरीदा तो अभी तक कुछ नहीं है, फिलहाल विजिट ही किया, तो अब जहन बना शूज लेने का। तो शूज लेंगे आज? जी और क्या वाकई प्राइसेस कम है? कीमत आप मार्केट से यहाँ पर? जी कम है, बहुत मुनासिब है। ये बहुत कम प्राइस पे मिली है। वैसे तो मार्केट से ओवरऑल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बहस करके ये 600 की मिली है हमें। नहीं, कुछ तो मुनासिब रेट में देते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। कुछ जो है ना वो हद से ज़्यादा बताते हैं। यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं? ये शूज़ लेने आए हुए थे। पसंद आया कोई शू आपको? हाँ, पसंद तो काफ़ी आए हैं, पर अभी देखें। और अच्छा, क्या सोचते हैं आपके वाकई महंगी चीजें दे रहे हैं, सस्ती हैं यहाँ? मैंने मुनासिब रकम मिल जाती है यहाँ पर, बताते महंगी है पर मिल जाती है मुनासिब। क्या फर्क है प्राइसेस? बहुत फ़र्क है। अब तो सोचना पड़ता है कि लंडे भी आते हुए सोचना पड़ता है कि इंसान आए कि ना, इतना महंगा हो चुका है लंडा भी, अब एक्सपेंसिव हो चुका है वो। लंडे बाजार भी अब सस्ते नहीं। डिजाइन सस्ते नहीं रहे हैं। पिछले साल क्या थी सूरत हाल और अब क्या है? पिछले साल तो कुछ बेहतर थी, उससे पीछे जाएंगी तो बेहतर ही मिलेगा। आगे तो बहुत महंगाई इन्होंने तो बहुत कर दी है, हद से बाहर हो गई है। अच्छा भाई, शॉपिंग करते करते अभी आप गुनगुना रहे थे, हमें भी थोड़ा गाना सुना दे। जी मैं सुना रहा था। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, ओ हम नवा।
जैसा कि अभी हमने लोगों से बात की और आपने भी सुना कि लोग महंगाई से बहुत परेशान और वो ये कहते हैं कि अब जो सस्ते लंडा बाज़ार है वो भी महंगी हो चुकी है और बहुत सोचना पड़ता है क्या लें क्या ना लें। तो मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि मेरे पास 1000 रुपये था और मैंने कुछ ख़रीदना था। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई हुई हैं, तो आइए देखते हैं कि 1000 रुपये में क्या आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि मुझे अच्छा ये स्कार्फ यहाँ पर एक मुझे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है और ये क्या है? स्कार्फ है। अच्छा ये इनके पास शॉल है, कैप शॉल। अच्छा केप शॉल है, ये कितने की है? इसका 1500 रुपये रहे। 1500 रुपये। और मुझे माशाल्लाह 1000 रुपये में क्या मिलेगा? ये आपको फाइनल 1200 में दे दी। और एक बंदा जिसके पास हो ही 1000 रुपये वो क्या करे? वो किसी से मंगवा लेना पैसे, किसी से पैसे मंगवा ले और आप नहीं काम करेंगे। मुनासिब रीज़नेबल रेट है। तो यहाँ से क्या फ़ायदा लंडा बाज़ार आने का? लंडा ये छांटी वाला माल होता है ना, साफ़ सुथरा, महंगा वाला आता है आजकल। अच्छा आपके पास महंगे वाला माल आता है, साफ सुथरा आता है और आपके पास 1000 रुपये में कुछ नहीं है। और ये क्या, ये कितने का है? ये आपको 600 का मिल जाए। जैसा 600 का मिलेगा। एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे पसंद नहीं आई। और बाकी मुझे एक ये वाला बहुत पसंद आया। भाई ये कितने का है? इसका 1200 रेट। और ये वाला? इसका भी 1200। अच्छा ये 1200 के हैं और मुझे कुछ नहीं मिलेगा 1000 का। ये 1000 का आप दे देंगे मुझे? ये वाली ये मिल जाएगा। ये मुझे 1000 का मिल रहा है और अगर मैं यहीं भी अपना 1000 खर्च कर लूँ तो बाकी मैं क्या लूँगी? अब मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे शूज़ तो लाजमी चाहिए। चलो मैं आप इसका प्लीज 600 लगा लेंगे? 700 कर लें। वाह ये कितनी अच्छी है। ये 700 इसका करने के लिए तैयार हैं तो हम 700 का ये उठा लेते। सोचने की ये बात है कि बाकी 300 का क्या आएगा। चलो वो फिर हम बाद में देख लेंगे। अभी तो हम 700 का ये खरीद देते हैं। प्लीज़ आप हमें ये दे दें, पैक कर दें। अच्छा मुझे शूज़ बहुत पसंद आए हुए हैं और मैं कन्वर्जन रही थी तो मैंने देखा था। कितने की है ये? इसको हम 1800 रुपये रेट कर दें। 1800 रुपये की? हाँ यार मेरे पास बस 300 रुपया बचा है, मैं क्या करूँ? मैंने सब कुछ ले लिया। 300 में कौन सा शूज़ मिलेगा मुझे? 300 रुपये का तो मुश्किल होगा। 300 रुपये तो हमारा, हम तो खुद ही खरीद ही नहीं है। 300 का नहीं है? प्लीज़ आप मुझे यही दे दें। ये आपके लिए सिर्फ 1000 रुपये का लगा रही। अच्छा मेरे लिए बस 1000 रुपये का हो जाएगा। ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए। काश मैं अपनी पुराने वाली जर्सी ना लेती और ये शू ले लेती। बहुत प्यारा मुझे लगता है। 300 का मुझे कुछ नहीं मिलने वाला और मैं बहुत मायूस हूँ। प्लीज़ आप मुझे दे दें। मुझे लंडा बाज़ार आने का क्या फ़ायदा फिर? 9 साल बाद ये पीछे से हमको महंगा आते हैं ना। अगर सस्ता आता होता चलो कोई मसला नहीं, आपको दे सकते। हाँ और ये वाले शू कितने के हैं? इस तरह के क्या प्राइसेस हैं इन सब? ये सब का मुख्तलिफ ब्रांड है ना यार, किसी का अपना रेट होता है। इट हैज़ बीन माई वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लंडा बाज़ार। और मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये था जिसमें भी सिर्फ एक चीज़ आई है। बाकी इसमें कुछ देखूंगी शायद 300 में हम कुछ खा लेंगे और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर चीज़ें बाकी मार्केट से तो सस्ती हैं, ये बात तो तय है। वैसे लोग जैसे बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर भी लोग अभी कहीं ना कहीं परेशान है कि हम चीज़ें ख़रीदें ना ख़रीदें। लोग सोचते हैं और कहीं ना कहीं दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं इस महंगाई से और कहीं ना कहीं लोग अच्छा भी कर रहे हैं। तो यही हुकूमत से अपील है कि वो थोड़ा सा महंगाई में रिलीफ दे दे ताकि जो लोग हैं वो आसानी से अपनी सर्दियों की शॉपिंग कर ले। और उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। जी तो नाजरीन ये थी रुबीना यूसुफ की रिपोर्ट। और जैसे कि उन्होंने भी बताया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि लंडे के कपड़े और जूते वगैरह ख़रीदना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इतनी बेरोज़गारी। और महम ये है कि बेशक टैक्सेस बढ़ गए हैं, चीज़ें कीमती हो गई हैं, लेकिन आप देख रही होंगी सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पर जाते हैं ना, इन्होंने भी गेम बड़ी उठा दी है। इन्होंने भी काम जो है ना वो बड़ा ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से अब वो जो दुकानदार हैं उन्हें पता जनाब व्लॉगर हमारे पास आ रहे हैं, हमारी मशहूरी कर रहे हैं हर जगह, तो वो भी मुंह मांगे दामों पे जनाब चीजें बेच रहे होते हैं। तो इस चमक दमक में ना आए। और अब तो ऑनलाइन भी लंडा बाजार चीजें, इस तरह के पेजेस और वेबसाइट्स प्री लव हैं और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं।
तो दुकानदारों से भी यही दरख्वास्त है कि जनाब लोगों का ख्याल करें। लोग बड़े मजबूर होकर बेचारे आपके पास खरीदारी करने आते हैं अपना जो तन है उसको ढकने के लिए, अपने नंगे पाँव में जूता लेने के लिए। तो प्लीज़ उनका भी ख्याल रखें और अपना मुनासिब मुनाफा रख के आप उन्हें चीज़ें फराहम करें और यकीनन आसानियाँ पैदा करें ताकि जो लोग हैं वो अपनी चीज़ें और ख़रीदारी कर सकें। लंडे के कपड़े होते थे जो शायद लोग सोचते थे कि अगर यही सस्ते हैं शायद, लेकिन अब वो भी नहीं जा सकते तो लंडे पे चले जाएं, लेकिन लंडे पर भी अगर इतनी महंगाई होगी तो आवाम फिर कहाँ जाएगी। तो सस्ता करें कपड़ा ताकि आवाम खरीद सकें। इसी मैसेज के साथ हम ब्रेक पर चलते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। Stay with us. प्रोग्राम में बात करेंगे शोबिस की चमकती दमकती दुनिया के हवाले से, जहां पर हर दिन कोई नई खबर, नया इंकशाफ और कभी कभी बड़ी हैरत भी लेकर आता है। शादियों और अलहदगी की खबरों से लेकर हैक होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स तक सब कुछ जैसे आजकल खबरों का हिस्सा है। तो शादी के 2 माह बाद आयमा बेग की मुमकिन अलहदगी की खबरें हों, फिरोज़ खान की दूसरी शादी के खात्मे की अफवाहें हों और सोशल मीडिया पर अस्मा अब्बास और सना जावेद के अकाउंट्स हैक होने के वाक़यात, आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? क्या वाकई हमारे स्टार सोशल मीडिया स्कैम्स के निशाने पर हैं? इसी पर जनाब बात करेंगे हाल ही में होने वाले अवार्ड शो के हवाले से भी, जिसका बड़ा चर्चा कर रही थी बहुत ज़्यादा और आजकल सुर्खियों में है। और जितनी भी ख़वातीन हैं बड़ी प्यारी लगी हैं, जितनी भी सेलिब्रिटीज वो बहुत प्यारी लगी हैं। उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तो खैर किया जा रहा है, कुछ को इंग्लिश एक्सेंट पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, किसी को लिबास पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन जी सब ने जो ड्रामे जितने भी थे उनको अवार्ड्स मिले हैं, फिल्मों के ट्रेलर दिखाए गए, सेलिब्रिटीज़ जितने भी थे वो बहुत ही खूबसूरत लगे हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्रामा एंड फिल्म क्रिटिक से, उनसे जानते हैं कि ये सारी जो खबरें हैं ये कितनी दुरुस्त हैं जो सेलिब्रिटीज़ के हवाले से आ रही हैं। हारून शुएब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले तो हम अवार्ड शो की तरफ तो आएंगे ही आएंगे, आयमा बेग और ये फिरोज़ खान की जो अलहदगी की खबरें हैं ये मदाहों को चौंका रही हैं। आपके ख्याल में ये खबरें कितनी दुरुस्त हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पर अभी तक अफवाहें ही फैल रही हैं? देखिए जी, हम सबको पता है और हम सब इस तजुर्बे से गुजर चुके हैं कि कोई ना कोई ट्रिक करके आपको जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स या आपका व्हाट्सएप जो है या फ़ोन को जो दूसरे आपकी ऐप्स होती हैं उनको हैक करने की कोशिशें तो इस वक्त बहुत ज़ोरों पर हैं। आपको फ़ोन कॉल आती है, कोड्स भेजे जाते हैं, लिंक्स भेजे जाते हैं, किसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पे जो हमारे फ़नकार हैं उनकी जो अकाउंट्स हैक होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि अकाउंट हैक हुआ, वो मियाँ है तो उसकी बीवी को जो है अनफॉलो कर दिया गया और पोस्ट डाल दी गई कि जी ये हमारे बीच अलहदगी हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म है। और फिर या अगर खातून है तो उनके अकाउंट को हैक करके ये डाल दिया गया। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि ये कई दफ़ा फनकार में कोई इस तरह की पोस्ट भी तो नहीं ना ये सेलिब्रिटीज लगाते, या फिर ये बस वो थोड़ा सा फेम लेना चाहते हैं या पब्लिसिटी स्टंट होता है? क्योंकि काउंटर में कोई पोस्ट भी तो आनी चाहिए, कोई वीडियो आनी चाहिए कि इस तरह की ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं, बस वो फिरोज़ ने भी यही किया जब उन्होंने उनके अकाउंट से एक पोस्ट लगी कि मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत ज़िंदगी मेरी अजाब बनी हुई है और मैं उसको छोड़ चुका हूँ। और ये सब कुछ एक लंबा पूरा उनका नैरेटिव था फिरोज़ का। ये आपको पता ही है कि फ़िरोज़ पहले भी इस तजुर्बे से गुजर चुके हैं, अब ये उनकी दूसरी शादी है। तो जब फिरोज़ की ये पोस्ट लगी तो फ़ौरन ही फिर उसके कुछ देर बाद फिरोज़ ने जो है वो लगा दी एक पोस्ट जिसमें लिखा हुआ था हैक हो गया मेरा अकाउंट या हैक। इसी तरह आयमा और जैन जिनकी अभी अभी हालिया शादी हुई, 2 माह ही हुए मेरे ख्याल में, उसमें भी यही हुआ। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया। उसके बाद जो है वो आयमा की तरफ से एक पोस्ट लगाई गई कि जी ये जिस तरह मुझे लोग कह रहे थे नतीजा वही निकला। फिर उसके बाद आयमा ने कहा कि जी ये हैक हो गई। उन्होंने अपनी शादी की सारी तस्वीरें जो डिलीट हो गई थी उनके अकाउंट से उन्होंने दोबारा अपलोड की। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगता है कि ये हैक से ज़्यादा कुछ जो है ना ये पर्सनल और इमोशनल इंस्टेबिलिटी का इजहार करती हैं कि आप जज्बाती तौर पर इतने जो हैं वो वॉलेटाइल हो जाते हैं कि आप ये नहीं जानते कि आपको जो है वो हज़ारों मद्दाह जो है आपके फॉलो कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आप सही कह रहे हैं कि ये हैक नहीं हुए बल्कि ये फॉलोअर्स के साथ हैंड किया है इन्होंने। कुछ ऐसे ही है, बिल्कुल उसे हम सब देख रहे होते हैं हैरत से कि ये हो क्या रहा है। मतलब इसी तरह आप अस्मा अब्बास का तो खैर मामला दूसरा था उनकी तरफ से, जिस तरह हमारी तरफ जी यही होता है कि जी मैसेज आता है कि आप मुझे कुछ पैसे भिजवा दीजिए, तो अस्मा के फोन नंबर से व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को, उनके दोस्तों को, अच्छा हारून वैसे ये वाला स्कैम तो होता है, छोटी मोटी सेलिब्रिटी तो शायद मैं भी हूँ, मुझे भी इस तरह के बहुत आते हैं पैसे भिजवा। बिल्कुल बिल्कुल
लेकिन ये जो सना जावेद और शुएब मलिक का भी इसी तरह हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया, तस्वीरें डिलीट की। फिरोज खान का और जैनब जो उनकी वाइफ हैं उनकी हमने बात की। इसी तरह पहले जैनब का भी एक दफा अकाउंट हैक हो चुका है और उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट लगी थी कि मेरे से गलती हो गई है, ये शादी मेरी गलती थी और मैं इससे निकलना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हैक हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये अब जो हैक वाली कहानी है ना, ये ज्यादा अरसे चलनी नहीं है। लोगों को भी अब समझ में आ गई है कि अगर हैक होगा तो आपके कोई पैसे लेने की कोशिश ये वाली करेगा। सिचुएशन तो नहीं होती, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, ब्लॉक हो जाते हैं, फिर अनब्लॉक हो जाते हैं। ये वाली सोशल मीडिया पे आई, पोस्ट लगाई, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं हम तो अभी साथ हैं, तो पोस्ट डिलीट कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। मैंने जिस तरह कहा कि इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो इंसान की जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जरा सी नोकझोंक हुई और हर घर में हो जाती है लड़ाई, हर कपल में होती है। अल्लाह ताला सबके बीच में जो है वो इत्तेफाक बनाए रखे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर रात को आपकी लड़ाई हुई है तो उसी वक्त आपने फैसला करना है और फिर उसको सोशल मीडिया पर अनाउंस भी करना है कि जी आज से मेरी तुम्हारी कुट्टी, और जो है वो पोस्ट डाल दी और सुबह उठे तो मूड ठीक हो गया और फिर उसके बाद वो पोस्ट उतार दी और कहा कि जी हैक हो गया था। ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा लेकिन ये क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स हजरात हैं वो ये कह रहे होते हैं कि जनाब ये मेडिसिन हमारी है भी नहीं, और हम हैरान है कि ये जिसने जाली बनाई इसने हमसे ज्यादा पैसे कमा लिए। हमें दुख है। अब सना जावेद के जाली अकाउंट का भी यही मामला, वो कहती है कि असल अकाउंट से ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो मेरे दूसरे अकाउंट पे, फेक अकाउंट पे। ये किस तरह का रुझान है, ये क्या ट्रेंड है जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मद्दाहों के रवैयों पर सवालात उठाता है? फैंस भी बना लेते हैं पेजेस और उसके ऊपर बहुत फॉलोअर्स आ जाते हैं। आयमा का आपको पता है, उनका भी शेडो अकाउंट जो होता है वो एक, ये शेडो अकाउंट की टर्म जो है ये भी मुझे अब जेनजी के साथ बात करके पता चली है कि आप एक अपना शेडो अकाउंट भी बना कर रखते हैं। तो जस्ट इन केस आपका एक अकाउंट लूज हो जाए तो आपका शेडो अकाउंट जो है वो इसको टेक ओवर कर लेता है। फैन क्लब्स हैं, फैंस भी आपके अकाउंट बना लेते हैं अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं तो ये मल्टीपल अकाउंट चल रहे होते हैं। और सना का जो फैन शायद कोई चला रहे हैं उनका पेज, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा हैं और सना के अपने ओरिजिनल अकाउंट के फॉलोअर्स कम हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया को बड़ा ट्रिकी एक लैंडस्केप है, इसको बड़ा एहतियात के साथ मनूवर करने की ज़रूरत है। मैं तमाम फनकारों से यही कहूँगा कि इसको बहुत सोच समझ के और मोहतात तरीके से इस्तेमाल करें, तरीके से, क्योंकि कोई पता नहीं ओरिजिनल से ज्यादा कॉपी बिक जाए। रेप्लिका ज्यादा बिक रहा है, और वैसे है भी बहुत सारे ब्रांड्स के रेप्लिका ज्यादा बिकते हैं। ये सारी बात तो हो गई। अब अवार्ड शो की बात कर लेते हैं। हमने देखा है ये हालिया अवार्ड्स जो हुए हैं इनमें जर्द पत्तों का बन हो गया या इश्क मुर्शद जो गए वो नुमाया रहे हैं। आपके ख्याल में किसने वाकई जीत का हक जो है वो अदा किया है और टाइटल उसी को मिलना चाहिए? देखिए जी, आपको पता ही है हमारा तो जो मीडिया लैंडस्केप है वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह, ड्रामा इंडस्ट्री हमारी जो है वो पिछले साल में बहुत अरूज पे रही है। जर्द पत्तों का बंद और इश्क मुर्शिद दोनों ही बहुत मशहूर ड्रामे, बहुत ही खूबसूरत ड्रामे। इश्क मुर्शिद जो है वो पॉपुलर कैटेगरीज में बहुत उसने अवार्ड उठाए हैं और जर्द पत्तों का बंद ने जो क्रिटिक्स चॉइस में बहुत ज़्यादा अवार्ड उठाए हैं। अदाकार दोनों में ही बहुत खूबसूरत, दुरेफिशा और बिलाल अब्बास की जोड़ी को अवार्ड मिला। बिलाल अब्बास को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि दूसरी तरफ सजल को जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। लेकिन हारून कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रही है, काइंड ऑफ बिजनेस ही होता है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद मदऊ नहीं किया गया, जैसे कि यमुना जैदी भी हमें नजर नहीं आई। वो क्या सूरत हाल रही, क्योंकि यमुना जैदी भी बहुत अच्छी अदाकार है? जी मेरे ख्याल में यमुना बिजी होंगी या अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से नहीं जा सकी होंगी, क्योंकि यमुना जो है वो यूएस की नेशनलिटी भी है उनके पास, वो जाती रहती हैं यूएस, और ये अवार्ड यूएस में हो रहे थे तो यमुना का अटेंड करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की बात होती है। अभी हालिया में उन्होंने इसी चैनल के ऊपर एक और ड्रामा भी किया है बड़ा अच्छा, सक्सेसफुल। तो बात यही है कि उनको क्या अवार्ड नहीं देना था या जिस तरह भी था। बहरहाल आमतौर पर यही होता है कि जिसने परफॉर्मेंस करनी हो या जिसने अटेंडेंस करनी हो उन्हीं को अवार्ड भी मिल जाते हैं, और इत्तेफाक से जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिल रहा होता वो उस शो में नहीं आया होता। बहुत शाज़ो नादिर कभी होता है। अरुण ये तो चले हैं जो यंगस्टर्स हैं उनके दरमियान मुकाबला है, लेकिन एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनका बयान आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, उन्होंने बड़ा ज़रा क्रिटिसाइज किया है और बड़े तंज़ी अंदाज में कहा कि ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये तो बस जो नौजवान हैं इनके लिए हैं, इनके लिए, और बिजनेस कुछ नहीं, तो ये भी कहा बिजनेस है ये। जी जी बिल्कुल। और ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो हमारी बहुत दिल अजीज अदाकारा अभी भी ड्रामों में बहुत आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि जी ये अवार्ड जो होते हैं ये यंगस्टर्स के लिए ही होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमारे कैरेक्टर एक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ड्रामा शरपसंद, नुमान इजाज को देखिए आप, उनके लिए लोग जहन में रख के किरदार लिखते हैं। इसी तरह इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं जैसे समीना पीरजादा हैं या बुशरा अंसारी हैं, या ये वो एक्ट्रेसेस हैं
जो अब मेरे ख्याल में मास्टर क्लासेस देते हैं अपने काम से एक्टिंग में, तो वो जब उनके लिए जब किरदार लिखे जाते हैं या वो जब एक्ट करते हैं तो वो सब देखते हैं, और मेरे ख्याल में यही बात अवार्ड की जो जूरी होती है उनको भी रियलाइज करनी चाहिए। हीरा मानी ने भी बड़ी कुछ ऐसी ज़ूम मानी सी पोस्ट लगाई है। हाँ, हीरा मानी भी कुछ अपसेट हैं, क्योंकि देखिए जाहिर है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती, वैसे हमारे जो भी अवार्ड्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, आप देखिए वो कोशिश करते हैं कि ये फॉरेन डेस्टिनेशंस पे चले जाएं, फॉरेन डेस्टिनेशंस पे जाके वो टिकट बेचते हैं। अब आप अगर इन्हीं अवार्ड्स की बात कर लीजिए, अगर आप हॉल पे नजर डालें तो हॉल तकरीबन आपको खाली नजर आएगा। अमेरिका के एक ऐसे हिस्से में ये अवार्ड करना जहां पाकिस्तानी पॉपुलेशन बहुत ही लिमिटेड नंबर पे है, तो उसकी मुझे तुक समझ नहीं आई। और फिर अगर वो वहां पे हुआ तो फिर उसके टिकट बेचना और लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करना, अवार्ड आमतौर पे ऐसे नहीं किए जाते। बिजनेस मॉडल इस तरह का है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है। मेरे ख्याल में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में अच्छी लोकेशंस, अच्छे वेन्यूज मौजूद हैं, तो हमें अपने पाकिस्तान के अवार्ड्स पाकिस्तान में ही करने चाहिए, और वो जाहिर है हर एक के लिए आसानी भी होगी अटेंड करना भी। बहुत जबरदस्त बात की है हारून आपने, और हम देख रहे हैं कि ये जो इंग्लिश बोलने को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हम अपनी जुबान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हर बंदे की कोशिश थी कि वो किसी ना किसी तरह फेक एक्सेंट करके इंग्लिश वाला टच डाल के बता दे कि मैं भी अंग्रेज हूँ, तो ये वाली चीज को ऑडियंस बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करी, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री सारी उर्दू में है, डायलॉग डिलीवरी सारी उर्दू में है, स्क्रिप्ट राइटिंग सारी उर्दू में है, तो फिर ये सो कॉल्ड थोड़ा सा इंग्लिश टच देना ये समझ नहीं आता। देखिए बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और एक रील चल रही है, ये भी एक वायरल हुई भी है पोस्ट, जहां रमशा खान जो है वो बड़ी ट्वांग के साथ अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलती हुई नजर आ रही हैं, और मेरे ख्याल में उनको उतरे हुए अमेरिका में उस वक्त जो थे वो मेरा 2-3 घंटे ही हुए होंगे, लेकिन उनकी जो एक्सेंट एकदम से आया अमेरिका का, वो आमतौर पे जब पाकिस्तान में होती हैं तब वो नजर नहीं आता। उनके इंटरव्यूज हमने भी सुने हुए हैं, उनके ड्रामास भी देखे हैं, लेकिन जैसे ही वो अमेरिका उतरी हैं तो ऐसा कोई अमेरिकन एक्सेंट उन्होंने अडॉप्ट किया है जो बहैसियत अदाकार अच्छा तो लगा, किसी वो बड़ी प्रोफेशनल अदाकारा है कि उन्होंने वो एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोल रही हैं, लेकिन एज अ पर्सन दैट सेज अ लॉट। तो ये थोड़ा सा ख्याल करें हमारे अदाकार भी, क्या है भाई, ये किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है। अंग्रेजी अपने स्टाइल में भी बोली जा सकती है, अगर आपने बोलनी है, बस जबान जो है वो दुरुस्त बोलनी चाहिए, चाहे वो आप अंग्रेजी बोलें या उर्दू बोलें। अच्छा हारून, ये तो बोलने की बात होगी, दिखने की भी जरा बात करते हैं ना कि स्टाइल किसका बड़ा बेस्ट था और किसका जो है वो जरा डिसअपॉइंटिंग था, मतलब अप टू द मार्क नहीं था। देखिए जी, माहिरा तो ऑफ कोर्स ओजी स्टाइल आइकॉन है पाकिस्तान की, और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, माहम आपने देखा होगा, खूबसूरत सी ज्वेलरी और साड़ी के अंदर माहिरा वाज लुकिंग स्टनिंग। उसके अलावा जो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, हानिया बहुत अच्छी लग रही थी, उनका एक खूबसूरत अगेन लुक था जो कि उन्होंने इस अवार्ड शो में शो किया। मावरा हुसैन के ड्रेसिंग के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी लगी, मावरा बहुत अच्छी लग रही थी जी। तो और अगर लड़कों में बात करें तो अहद रजा मीर और शुजा, अब शादियों का मौसम आने वाला है, मैंने शुजा का कोट जो है वो ग्रीन कलर का एक कोट उन्होंने पहना हुआ था, वो मैंने उसका जो है रेप्लिका बनवाना है। अभी आप रेप्लिका की बात करें तो मैं अपने जो है दर्जी भाई के पास जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि ये मुझे इस तरह का कोट बना के। और हारून, आपको जो उसकी कॉस्ट आ रही होगी वो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, मैं भी उसके बारे में कुछ जरूर। अच्छा हारून, हानिया की आपने बात की, हानिया हॉस्पिटलाइज भी थी, क्या हुआ, ऐसा कोई नजर लग गई, क्या मामला है? बस ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा, क्योंकि अमेरिका में ही उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और तस्वीरें वहां से आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी कोई खास परेशानी की बात नहीं है। एग्जॉस्शन भी हो सकती है, कई दफा ट्रेवल करके जब आप जाते हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट फ्रॉम हियर टू ह्यूस्टन, तो उससे भी इंसान जो है वो हो जाता है बीमार। हानिया एज अ यंग गर्ल, सो वी विश हर ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन वही बात है कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो बिकता है, तो वो हॉस्पिटल से तस्वीरें आई जिसमें ड्रिप भी लगी हुई थी, वो हॉस्पिटल बहुत कम है, और सवालों का सफर जो है ना, जिस तरह आपने बताया पाकिस्तान से अमेरिका का, इस तरह हमारा भी ज़्यादा सफर था सवालों का। मौसम जैसे कि तब्दील हो रहा है तो दर्जा हरारत भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी उतार चढ़ाव जारी है, और हमारे जिस्म का भी निज़ाम है वो भी बदल रहा है। गर्मियों से सर्दियों में हम दाखिल होते जा रहे हैं, तो बहुत से लोग आमतौर पर हम देखते हैं कि तकलीफ का शिकार हो जाते हैं जैसे मौसम में तब्दीली आती है। कब्ज की शिकायत हो जाती हैं, खुश्क ग़िज़ाएं होती हैं, पानी की कमी हो जाती है और थोड़ी सी सुस्ती भी होती है, तो ये सब मिलकर जी निज़ाम हाज़मा को मज़ीद सुस्त कर देते हैं, जिसके नतीजे में हम देखते हैं पेट में भारी
पन होता है, गैस होती है, बदहजमी होती है और फिर रफ्ता रफ्ता हम कब्ज की तरफ चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है। और ये मसला निगलेक्ट करने वाला है ही नहीं। अगर आपको बवासीर जैसी तकलीफ बीमारी की सूरत भी ये इख्तियार कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि मौसम की तब्दीली के दौरान हाजमे को मजबूत कैसे रखा जाए, क्योंकि हमें पता है आपने सर्दियों के लिए बहुत से डाइट वो बना रखे हैं कि ये खाना है वो खाना है। इसी मसले पर बात कर लेते हैं। जनाब स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है मारूफ माहिर तिब प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद फरहान साहब। फरहान साहब वेलकम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बताएं कि मौसम की जो तब्दीली है ये, इसके साथ लोग कॉन्स्टिपेशन की बहुत शिकायत के साथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ये क्यों होता है? क्या हम पानी कम पी रहे होते हैं या और भी बहुत सारी वजूहात? पहले तो शुक्रिया आप लोगों का। ये सबसे पहला जो मसला होता है कि हम खाने पीने में सबसे पहला काम होता है पानी कम पीना शुरू कर देते हैं और जो खाने खाते हैं वो भी ज़्यादातर ड्राई खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो सबसे मेन मसला आता है कि सर्द चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे हम आजकल के मौसम में चावल खाएंगे तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ठंडा पानी पियेंगे तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। और इसी मौसम में जैसे ही सर्दी आती है तो इसमें ड्राई फ्रूट आ जाते हैं। ठीक है, इसी में फ़िश आ जाती है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसी तरह ऐसी चीज़ें शादी ब्याह तकरीबात आ जाती हैं। ठीक है, इसमें इसकी वजह से खाना खाया जाता है लेकिन डाइजेस्ट नहीं किया जाता। और वॉक जो लोग कर रहे होते हैं वो भी सर्दी की वजह से वॉक छोड़ देते हैं। ठीक है, स्मॉग भी एक है ना, इस वजह से भी लोग बैठ इसकी वजह से बिल्कुल इसकी वजह से भी लोग फिर बाहर नहीं निकलते। तो इसमें ये 3-4 बुनियादी वजूहात हैं। लेकिन इसमें एक जो बुनियादी वजह आजकल के माशरे में है ना, जब हम खाना खा रहे हैं तो अक्सर बच्चों को भी खुद भी मोबाइल पकड़ा होता है। तो मोबाइल पकड़ के खाना खाएंगे तो खाने का जो सिस्टम है ना, अब खाना मोबाइल पकड़ा है या बाज़ औक़ात ऐसे लोग हमारे भाई जो परेशान होते हैं किसी के साथ लेन देन या किसी घरेलू परेशानी में, तो परेशानी भी बहुत बड़ा सबब है। और नींद की कमी भी बहुत बड़ा सबब है। बाज़ लोग ऐसा रात को लेट तक जागते हैं, सुबह फिर ड्यूटी पे जाना होता है, सुबह ड्यूटी पे चले गए, वापस आए फिर पूरा दिन सोया तो जाता नहीं है, उनकी नींद कम हो जाती है। इसकी वजह से भी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। इसका बेहतरीन इलाज क्या है? आजकल के मौसम के ज़्यादातर ड्राइनेस है और बवासीर इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होती है तो फिर बवासीर होती है। तो इसमें सबसे पहला तो बताऊँगा ये कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच या आधा चम्मच शहद का डाल लें, फिर 1 बड़ा वाला चम्मच इसका डाल लें। तो ये सिप ले लेके खाने के 2 घंटे बाद या सुबह निहार ले लिया जाए तो स्टूल एक दफ़ा अच्छे तरीके से आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। और ये ऐसी चीज़ है, बाज़ औक़ात हम अद्वियात खाती हैं या टैबलेट खाती हैं, उससे स्टूल तो आ जाता है लेकिन अंदर जो है ना अंतों के अंदर ड्राइनेस बढ़ती रहती है। वो प्रॉपर इलाज नहीं है। प्रॉपर इलाज के लिए वहाँ पे आपको रतूबत पैदा करनी पड़ती है, फाइबर वहाँ पे हो। ठीक है, तो दूसरा इसमें एक और चीज़ है बड़ी बेहतरीन, रोगने बादाम। जो लोग ऐसे हैं बहुत ज़्यादा शौकीन है, चाय जो है इसमें बहुत बढ़ जाती है। बात पे चाय कहीं भी जाए तो चाय के अंदर ड्राइनेस होती है, खुश्की, कैफीन होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ होती है और बवासीर होती है। तो आप चाय को पिए लेकिन उसके अंदर 2 चम्मच रोगने बादाम या देसी घी के डाल लिया करें। जी, आप पिए, बड़ी टेस्ट लगे और इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। कोई साइड इफेक्ट कैसी बात है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा चाय का, फिर आप चाय भी पीएंगे और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। सही, ये बेहतरीन चीज़ है। और रोगने बादाम अगर मुसलसल आप 1 चम्मच गर्म पानी में रात को पीते रहे तो आपको अगर बवासीर का इशू है, बादी बवासीर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सही, सब बढ़ता है। उसके बाद ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, अक्सर बच्चों को मसला बनता है कब्ज़ का आजकल। ठीक है, बड़ों को बने या बच्चों को बने, नींद भी नहीं आती, बच्चे गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, रोते हैं, खाते भी कुछ नहीं। ठीक है, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, देसी घी 50 ग्राम और गुड़ 50 ग्राम अच्छा वाला। इसको चूल्हे के ऊपर ना फ्राई पैन में डाल के गर्म करें। अब गर्म हो गया, अब उसमें से जो गुड़ है वो साइड पे कर दें, ऊपर से जो देसी घी आपने उतारा है ना वो आपकी दवाई तैयार हो गई। अब वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम बच्चे को देना है। अगर बड़ा हो तो वो भी, लेकिन खाने का तरीका ये होता है पीने का, इसका आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद इसे कोई चीज़ ना इस्तेमाल की जाए। ठीक, हाँ। इसका क्या होता है कि पहले दिन ही बच्चा जो है उसको स्टूल भी सही आना शुरू रहता है, रोता है, जो वो भी, नींद भी, बड़े भी जो अफराद हैं, ऐसे अफराद जिनकी नींद की कमी, नींद नहीं आती, वो खुश्की की वजह से, ड्राइनेस की वजह से और कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें, फौरी रिजल्ट है इसका। ठीक है, उसके बाद ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ जिससे
वेट इन दिनों में बढ़ जाता है। अक्सर गर्मियों में वेट कम होता है, जैसे सर्दियाँ आती हैं वेट बढ़ जाता है। क्यों? मैंने आपको बताया कि खाने पीने की चीज़ें और शादी ब्याह इस तरह की तकरीबात जो है वो जो है जब बंदा शादी पे जाता है तो उसने वो पैसे देने होते हैं तो वो ज़्यादा खा के आता है। तो जब ज़्यादा खा के आता है तो फिर वो बीमार हो जाता है। लेकिन फिर बीमारी नहीं देते, खाने ही आते हैं। लेकिन फिर ऐसा भी होता है, फिर ऐसा क्या होता है, खाने के बाद पैसे वो अपनी जेब से लगाता है अपने ऊपर। तो ये भी होता है। तो इसमें जो है एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा जिससे वेट भी कम होगा और स्टूल भी बिल्कुल सही पास होगा। सना मक्की ले लें, इसके पत्ते ये 80 ग्राम, और ये है सुंड ये 40 ग्राम, और उसके बाद काली मिर्च ये लेनी है 10 ग्राम, और नुशादर ठीकरी इसमें एक और चीज़ होती है वो लेनी है 30 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके 00 बड़ा वाला कैप्सूल भर लें। 2 कैप्सूल रोजाना रात को खा लिए जाएं। लिवर फैटी का इलाज है, कॉन्स्टिपेशन का इलाज है, बवासीर का इलाज है, और उसके साथ साथ जो HbA1c लोगों का बढ़ जाता है, टाइप 2 शुगर में चले जाते हैं, उसका भी ये एक नुस्खे से इलाज हो सकता है। साथ ही साथ ये यूरिक एसिड के लिए भी बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। उसके बाद अक्सर आजकल नज़ला ज़ुकाम, बुखार और कॉन्स्टिपेशन सारी चीज़ों के लिए एक नुस्खा बनफ्शा लें, गुले बनफ्शा, और इसका कहवा बना के तो इसके अंदर शहद मिला के ये पिया जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करता है, साथ नज़ला ज़ुकाम और बुखार को भी ख़त्म करता है। उसके बाद बड़ी बेहतरीन चीज़ है जो अक्सर घर में बना के रखनी चाहिए। कहते हैं ना घर में पड़ी होती है हमारे वो जी, उससे स्टूल सही आ जाता है। फक्की हमने घर में बना के रखी है, बड़ा कमाल का जादुई फक्की कह सकते हैं इसे, कि एक नहीं इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो अजवाइन ले लें देसी वाली, ठीक है, और अजवाइन देसी ले लें 50 ग्राम। उसके बाद इसमें ले लें सना मक्की, पत्ते सिर्फ लेने हैं, ये भी 50 ग्राम। इसमें सादा नमक जो घर में होता है, आम नमक, वो नमक डाल लें, वो 25 ग्राम। अगर ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है तो वो ना डाल लें। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं इसमें एक नमक डालना है। बवासीर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, दोनों के लिए बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है। और ½ टीस्पून खानी है, और इससे मोशन भी नहीं लगेंगे, तबीयत भी सही रहेगी। और इसी तरह एक कहवा इस मौसम में ऐसे पेशेंट जिनको भूख नहीं लगती या सेहत नहीं बन रही या उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसके लिए कहवा है, अजवाइन लेनी है और सौंफ लेनी है। 2 चीज़ें लेके ना, और तीसरी चीज़ इसमें वही इस दोनों चीज़ों का कहवा बनाएं। कहवा बना के थोड़ा सा नमक बीच में डाल के ना इसका कहवा बना के पी लें तो ये जोड़ों के दर्द के लिए भी है, यूरिक एसिड की ज़्यादती के लिए भी है, प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, इसे जादुई कहवा इसलिए कहा जाता है कि स्टमक के हवाले से, क्योंकि सारी चीज़ों का जो जितनी भी हमें बीमारी लगती है ना उसका ताल्लुक मैदे का साथ, और इससे स्टमक ठीक रहेगा तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ना आजकल के मौसम में एक और चीज़ है कि अब पेशेंट चाहता है कि उसके बाल भी ऐसा नुस्खा बताएं जिससे आइज़ भी ठीक रहें, बाल भी ठीक रहें, ठीक है, और स्किन भी सही रहे, और साथ ही साथ स्टूल भी सही पास हो, कॉन्स्टिपेशन भी रहे, और हम मोटापे में भी ना जाए, मोटापा भी ना आए। बहुत सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, ये भी जादुई नुस्खा है कमाल का। इसमें आंवला लेना है 100 ग्राम गुठली के बगैर, ठीक है, और उसके बाद हरड़ लेनी है, देसी हरड़ ये लेनी है 50 ग्राम गुठली के बगैर, और ये भेड़ा है ये 50 ग्राम लेना है गुठली के बगैर, गुठली नहीं डालनी। तीनों चीज़ों को आप ना थोड़ा सा जिसको दरदर कहते हैं इस तरह करके रख लें, या पाउडर फॉर्म में, ठीक है, असर के टाइम पे पानी के साथ ले लिया करें। यकीन करें ऐसे अफराद जिनके उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल कमज़ोर है, खुश्की सिकरी है, नज़र की कमज़ोरी है, स्टमक का मसला अक्सर ही रहता है, स्टूल पास नहीं होता, उसके लिए मैदे के जितने मसाइल हैं उनका हल बता दिया और मैदा ठीक रहेगा तो जनाब आप भी फिट रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। और